आपका फाइनल ट्रेड में नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में बन रहा है जबरदस्त एक्शन। डेज हाई पर आप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 16,600 के करीब आपको निफ्टी दिखेगा और 36,700 के पार बैंक निफ्टी आपको बनते हुए दिख रहा है। और धीरे धीरे आज खरीदारी हुई है। सुस्त शुरुआत हुई, थोड़े पहले आधे घंटे के लिए बाजार काफी डल रहे और उसके बाद जो खरीदारी आई है वो काफी दमदार रही है और डेज हाई पर आप फिलहाल ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स आज फेड के निर्णय पर भी है नजर। तो आइए देख लेते हैं आने वाले 1.5 घंटों के लिए बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं। रिकवरी और उसके बाद 16,600 के पास है निफ्टी इस समय। बैंक्स का पूरा सहारा मिलते हुए दिख रहा है। 36,700 के पार आपको बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अलावा आईटी और फार्मा, इन दोनों डिफेंसिव सेक्टर से आपको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक्स और साथ ही डिफेंसिव दोनों ही बाजार को सपोर्ट करने के मूड में है और ये एक अच्छा संकेत है। ऑटोज आज थोड़े सुस्त हैं, थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, थोड़ा रोटेशन हो रहा है। टाटा पावर के आए नतीजे और उसके बाद टाटा पावर ही नहीं बल्कि पूरे पावर सेक्टर में आपको सुस्ती आती हुई दिख रही है। तो वहां से हल्की फुल्की कमजोरी है, बट अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर जो है इस समय बाजार के वो आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखा रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स पर तो रखिए नजर। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक मजबूत, नास्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी बन रही है। यूरोप के बाजार भी 1/4 से आधा % ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आज ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी पर तो हमारी नजर है, बट जिस तरह से कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज के कल नतीजे आए हैं उनकी गाइडेंस को लेकर अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आपको बढ़िया एक्शन बन रहा है। तो ओवरऑल बढ़िया मूड माहौल है। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, कल हमारी एक्सपायरी भी है और उससे पहले बाजार आपको अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा बाजार का एक्शन। आखिरी 1.5 घंटे में कहां रखनी है आपको नजर, कल की एक्सपायरी के लिहाज से क्या करनी है आपको पोजिशनिंग। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। सुस्त शुरुआत हुई थी, एकदम सपाट बाजार खुले थे, पर वहां से जो रिकवरी आई है और डेज हाई पर अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 16,600 पर आ गया। आपने कहा था 16,600 16,400 ब्रॉड रेंज है, 16,500 से शुरुआत हुई। अब वो ब्रॉड रेंज के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दीप देखिए ना कि बड़ी इवेंट के पहले जो रिस्क होती है, और 2 दिन से हम एक ही बात कर रहे हैं कि रिस्क सिर्फ लॉन्ग ट्रेडर्स को नहीं होती, रिस्क शॉर्ट ट्रेडर्स को भी होती है। और शॉर्ट ट्रेडर्स को किस तरह की क्या रिस्क होती है वो आपको पता चल गया अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से डे हाई पर मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर पिछले 2 दिनों के ट्रेडिंग एक्शन से सबको लग रहा था कि मार्केट को नीचे ही जाना है, तो वो नीचे जाने के बजाय मार्केट ऊपर की तरफ भी आता हुआ दिख रहा है और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां आपने सुबह शुरुआत की थी वो ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर शुरुआत की थी और जहां अभी आप हैं वो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है। बिल्कुल, सुबह शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए रिस्क ज्यादा थी, इन लेवल्स पर लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए रिस्क ज्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब उनके लिए फेवरेबल नहीं। क्यों? 36,725 36,925 ये आपके लिए हायर जोन है बैंक निफ्टी का इस बड़ी एक्सपायरी के पहले, बड़ी इवेंट के पहले। और निफ्टी में 16,575 16,625 ये आपके लिए वो पहला रुकावट वाला रेंज है जहां पर आप पहुंच चुके हैं। अगला बड़ा लेवल 700 750 बनता है। आई डोंट नो वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और यहां पर जो 725 का लेवल था वहां आप पहुंच गए। अगला लेवल बैंक निफ्टी के लिए जो बनता है वो 36,925 36,975 का बनता है। वो तब होगा जब निफ्टी 700 750 पहुंचे। तो अब बेहतर है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहे। आज बड़ी इवेंट है, दोनों तरफ का कहीं भी आपको मूव दिख सकता है। अमेरिका के फ्यूचर्स आपको मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है। 2 दिन में करेक्शन के बाद बाजार हल्के हो गए थे तो लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर प्रॉफिट बुक करके हल्का होना है। नीचे मिलेगा तो फिर से खरीदारी करेंगे। सुबह अच्छा मौका था खरीदने का, अब अच्छा मौका है ऊपर में प्रॉफिट बुक करने का। सुबह आप कह ही रहे थे कि कॉन्ट्रा मूव्स आएंगे तो अच्छा मुनाफा बिल्कुल। और आज काउंटर मूव आने के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह यही है। एक तो ये कि आप ऑलरेडी इवेंट के पहले डाउ फ्यूचर्स को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा 2 दिनों में आपके बाजार हल्के हो गए। पुट कॉल रेशियो 40-42 बेसिस पॉइंट अगर आपका 2 दिन में गिर जाता है तो वो दिखाता है कि आपके बाजार हल्के हैं। और दूसरी बात ये भी है दीप की 2 बड़े लेवल के ऊपर आपने ट्रेड करना शुरू किया तो वहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई 16,500 36,500, क्योंकि 36,500 वो जगह थी जहां कल हम बात कर रहे थे। एक ही जगह आप देखिए इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ था, तो उसके ऊपर निकलने के बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अनडाउटेडली बाजार में ताकत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल क्लोजिंग के वक्त किसी को नहीं लग रहा था कि बाजार में स्ट्रेंथ है। सो इसलिए ये मूवमेंट आपको बड़ी इवेंट के पहले मिलना जायज है। आपको बजाय इसके कि कल मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा ये दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कल ऊपर होगा या नीचे होगा। हमें ये करना है कि कल अगर ऊपर हुआ और मेरी पोजीशन अगर शॉर्ट है तो क्या करना है, और अगर कल नीचे हुआ और मेरी पोजीशन लॉन्ग है तो क्या करना है। अब आप सोचेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो कोई पोजीशन ही क्यों लेगा, लीव तो ऐसा तो छोड़ देगा। करेक्ट बात तो सही है,
उसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आपका फोकस आज रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए बजाय इसके कि बाजार का डायरेक्शन गेस करने के लिए। अनलेस कि आप साल भर का व्यू लेकर चल रहे हैं तब तो अलग बात है कि ऐसी 50 इवेंट आएगी जाएगी, लेकिन अगर आपका व्यू कल का ही है, कल सुबह 9:15 बजे का ही है, तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है बजाय बाजार के डायरेक्शन पर। सिंपल सी चीज है। सो आई थिंक पहली चीज, अब बचे हुए समय के लिए 15,625 के पार निकल कर टिके तो हम 700-750 की रेंज का इंतजार करेंगे। वहां पे जो भी तेजी की पोजीशन है उसे बेचकर आराम से फेड की पॉलिसी को इत्मीनान से देखेंगे बिना किसी तनाव के। नहीं तो 16,625 के आसपास हल्की फुल्की पोजीशन हल्की करेंगे, सारी करने की जरूरत नहीं लेकिन काफी कुछ करेंगे। बैंक निफ्टी 36,725-750 के आसपास माफ कीजिएगा, पहली रुकावट की जगह जी। देखते हैं इसे पार करते हैं। अगर इसे पार करके निकले तो 825 छोटी सी जगह, उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। 925 से 975 की रेंज यदि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वहां पर आएगा तो पोजीशन हल्की करके फिर आराम से पॉलिसी देखेंगे, और नहीं तो 725 के आसपास 750 के आसपास थोड़ी बहुत कम करेंगे। लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे खरीदेंगे नहीं, ये बात अब खरीदना ना अब नहीं खरीदेंगे, अब खरीदना नहीं, बिल्कुल। अब और खरीद नहीं है अगले 1.5 घंटे के लिए तो एक अलग बात है। वो तो ठीक है, वो तो 20-20 मैच है, क्विक सिंगल्स लेते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई 20 ओवर में 10 प्लेयर खेलने हैं, 2-3 आउट भी हो गए तो कौन सा फर्क पड़ता है, बाकी 7-8 खेल जाएंगे, यही सोच के सब खेलते हैं, राइट, कि खाली मेरे अकेले पे थोड़ी टीम टिकी है। exactly. लेकिन अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है तो फिर आपको पता है कि 5 दिन निकालने हैं और टीम मुझ पे भी काफी कुछ टिकी हुई है, इसलिए आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना है तो उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मोमेंटम के साथ है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये समय के बाजार का सेटअप, थोड़ी देर में डेटा और स्ट्रैटेजी की समस्या जल्दी से आइए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो नंबर्स आज के आ चुके हैं ये भी जान लें। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से निफ्टी से अभी भी बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से बायोकॉन, लॉरस लैब, यूनाइटेड ब्रीवरीज और डिक्सन टेक के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑब्वियसली आज देर रात को हमें फेड के ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर तो हमारी नजर है ही। 28 जुलाई कल के सत्र में निफ्टी से बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, साथ ही नेस्ले इंडिया, एसबीआई लाइफ और श्री सीमेंट के नंबर्स पर आपको ध्यान रखना है। और एफएनओ स्पेस की तो लंबी सूची है। चुनिंदा स्टॉक्स में इंटेलेक्ट डिजाइन, जुबलेंट फूडवर्क्स, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। टीवीएस मोटर्स नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाला है, और साथ ही बजाज फिनसर्व पर नजर रखिए क्योंकि नंबर्स तो आएंगे ही, साथ ही यहां पर बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। डीजीसीए की जो प्राथमिक जांच हुई थी उसके आदेश के अनुसार जितनी भी एयरलाइंस हैं वो कंप्लायंस रूल्स इनको फॉलो करने होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ पर जो है आपको नज़र रखनी है कि उनकी तरफ से क्या जो है इंडिकेशंस आते हैं। बट डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स जिसमें डिविडेंड दिए गए थे, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेल, एसआरएफ, जाइडस लाइफ साइंस जैसे स्टॉक शामिल है। और टाटा स्टील का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसकी भी कल के दिन में एक्स डेट होती हुई दिखेगी, और यूएस के दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी आएंगे। 29 जुलाई शुक्रवार निफ्टी से सिप्ला, एचडीएफसी लिमिटेड, साथ ही सन फार्मा और एनटीपीसी के नंबर्स पर नजर रखिए। और एफएनओ स्पेस की अगेन यहाँ पर लंबी सूची है। अशोक लेलैंड जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक शामिल है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी गिफ्ट सिटी भी जाएंगे और यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की इनॉग्रेशन भी होती हुई नजर आएगी। साथ ही एनबीसीसी ये अगस्त सीरीज से एफएनओ स्पेस से बाहर हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। और येस बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक होगी, हो सकता है राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्यूआईपी के जरिए ये पैसे जुटाते हुए नजर आए। एचडीएफसी लाइफ भी फोकस में रहेगा क्योंकि शेयर इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, और साथ ही म्यूचुअल फंड्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम लागू हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, तो देखना होगा कि यहाँ पर जो डिस्कशन पेपर सेबी ने 29 जुलाई को ये लागू करेंगे वहाँ से फर्दर क्या सुझाव निकल कर आते हैं। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स जिसमें ग्लॉस्टर, अनुप इंजीनियरिंग, धुनसेरी वेंचर्स, सेंट गोविंद सिक्योरिटी जैसे स्टॉक शामिल हैं। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा आएगा, और यूरोप के लिहाज से जुलाई महीने का सीपीआई आंकड़ों पर भी नजर रखनी है। तो ये है आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहाँ पर रखनी है नज़र। आइए अरमान से जानते हैं कुछ नतीजे जो आ चुके हैं और आज की खबरें। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। सबसे महत्वपूर्ण नतीजे कोलगेट के नतीजे आते हुए दिखे हैं, और वो जो कि हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 2.7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में देखेंगे, आपको मार्जिन्स में कटौती दिखेगी, 30.5% से घटकर 27.2% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी लगभग आपको 10% की कटौती दिखी गई है। टीम लिस्ट
अगर उनके नतीजे देखेंगे, जो मुनाफा है, मुनाफे में लगभग आपको 14.5% की कटौती देखी गई है। आय लगभग 3.4% बढ़कर आई है। और अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में थोड़ा 1.7% से घटकर वो 0.9% पर आते हुए दिखे हैं। वी गार्ड, उनका मुनाफा अगर आप देखेंगे, मुनाफे में 112% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर आय देखेंगे, आय में भी लगभग 80% की बढ़ोतरी है। और मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स वो फ्लैट रहे हैं। तिरुमलाई केमिकल, मुनाफे में लगभग 8.3% की आपको कटौती दिखेगी। आय 55% बढ़कर आई है। और मार्जिन्स जो है, जहां की सब में प्रेशर आ रहा है ज़्यादातर, 26% से घटकर 16% पर आते हुए दिखे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, मुनाफा जो देखेंगे, मुनाफा लगभग 48% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और आय में भी लगभग 55% से ज़्यादा की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से घटकर आए हैं, 13.2% से घटकर 12% पर आते हुए दिखे हैं। सीजी पावर, मुनाफा लगभग 136% बढ़कर आया है। आय लगभग 59% बढ़कर आती हुई दिखी। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार देखा गया है, 10% से बढ़कर 11.5% पर आते हुए दिखे हैं। अब आ जाते हैं खबरों पर। डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इन्होंने अमेरिका में एक नई दवा लॉन्च की है और ये कैंसर के इलाज के लिए ये दवा जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3M इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने हेल्थ केयर कारोबार को अलग करने का योजना है। और कंपनी की जो हेल्थ केयर कारोबार है, मतलब जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उनकी ये योजना है कि वो उसको हेल्थ केयर कारोबार को अलग करने वाले हैं। बीपीसीएल पर भी ध्यान रखिएगा, जो मोजाम्बिक सब्सिडरी में निवेश बढ़ाने की मंजूरी जो है वो संभव हो सकती है। और कुल मिला के 2000 से 2500 करोड़ का निवेश पर विचार किया जाएगा। अब अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें लगातार जैसे जोमेटो 1 करोड़ शेयर के कई सौदे, HDFC लाइफ 42 लाख और BHEL में लगभग 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे दमदार एक्शन वाले शेयर। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। और हमेशा की तरह क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट में बाय कॉल देना है। सीमेंट स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। अल्ट्राटेक 6500 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और मुझे लगता है ये 6800 तक का 1 से 2 दिनों का व्यू बनता है। तो आप करंट लेवल पे बाय करें, 6500 तक ऐड करें। 6430 का आपका स्टॉप लॉस होगा, लगभग एक 85-90 रुपीज़ की रिस्क होगी और ऊपर में 250 से 300 रुपये अपसाइड मिल सकते हैं। 68-6820 का टारगेट बाय दिस वीकेंड। 6800-6820 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में करें खरीदारी, ये राय वागले साहब की तरफ से। अगला बिगुल सचिन जी के लिए, BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर जो रिन्यूड स्ट्रेंथ है वापस आईटी में, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो उसको जरूर चेस करना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3745 पे। फ्रेश खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 3810 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 3880 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से अपने 30 मिनट स्केल पे एंड जिसका इफेक्ट मुझे लग रहा है डेली चार्ट पे भी एविडेंट हो जाना चाहिए। सो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। कोफोर्ज में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। तो एक सीमेंट, एक IT, इन दोनों से करिए शो की हमने शुरुआत, बट लगभग सभी सेक्टर्स में अब आपको एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है और फ्रेश मूव बाजार कर रहा है। PVR देखिए 4.25% ऊपर इस समय PVR ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक फ्रेश मूव इसमें आपको आती हुई दिखिए। लगातार हम देख ही रहे हैं PVR में बाजार का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, आज भी आप देख रहे हैं इस पर एक अच्छी खरीदारी आ रही है। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर, जरा PVR का चार्ट देखें, अब तो 2030 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दीपांशु इसको 2-3 बार तो हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करा हुआ, मैंने कुणाल जी ने, और 10 की कमाई में 2400 के टारगेट्स दिए हुए हैं। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और इन स्तरों पे भी दीपांशु खरीदारी की राय है। बट जो आदमी, इस व्यक्ति इन दामों पे खरीद रहा है वो वायदा बाजार में ना खरीद के डिलीवरी में खरीदे, क्योंकि चीज ऊपर नीचे होकर चलती है, लॉट साइजेस होते हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट यहाँ 2400 का है PVR पर, तो बाय एंड होल्ड की राय है PVR में। बिल्कुल 2400 का टारगेट है, बाय एंड होल्ड की राय है। और हम देख रहे हैं वीक बाजार हो,
मजबूत बाजारों दोनों में पीवीआर की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। आज सुबह सिद्धार्थ जी ने भी दिया था सिप की सिप में, वो ये स्टॉक आज उन्होंने भी रिकमेंड किया था, स्टॉक वहां से बड़े एक्शन में आ गया। मार्केट लीडर्स थीम में जब सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे, अच्छी मूव। सिद्धार्थ जी के टारगेट 2200 के थे, बंसल जी के पोजीशनल टारगेट यहां पर 2400 के निकल कर आ रहे हैं। पीवीआर एक सरप्राइज आउट परफॉर्मर है और वो है ग्लेनमार्क। चुनिंदा फार्मा शेयर्स में एक्शन है, बट ग्लेनमार्क आज 4.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है डेज हाई पर। किरण जी भी हैं हमारे साथ। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा ग्लेनमार्क देखें, सरप्राइज मूवर है आज का, 4-4.5% ऊपर। कोई राय इसके चार्ट पर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। और ग्लेनमार्क में मेरा मानना है कि कोई ऐसा बड़ा, ऑल्दो एक अच्छी मूव आज देखने को मिली है, पर बड़े चार्ट्स पे कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि इधर से 390 395 तक बेस्ट के सिनेरियो जा सकता है। वहां पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। लगभग पूरी जून सीरीज और जुलाई सीरीज में इन्हीं लेवल से हमें एक अच्छा सप्लाई देखने को मिला है। तो जब तक ये सप्लाई का जोन है वो ओवर पावर नहीं करता, तब तक के लिए मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी। फिर भी जिनके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो 368 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे और 390-95 के आसपास वापस एक बार रिव्यू ले। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क इस समय, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पीवीआर अच्छा मूव हो रहा है। एक ब्रेकआउट आ रहा है डीएलएफ के चार्ट में, जरा इसको भी एक बार पुल अप करते हैं। डीएलएफ ये इस समय आपको स्पाइक करते हुए दिखेगा। 370 का लेवल अब डीएलएफ पर आने की तैयारी में है। सुबह शुभम जी की तरफ से यहाँ पर कॉल भी थी, 380 की कॉल शुभम जी ने अगस्त सीरीज की खरीदवाई थी, उस पर उन्होंने नजर रखने को कहा था। और वैसे भी ये स्टॉक अच्छे एक्शन में है। जय भी है हमारे साथ। जय, गुड आफ्टरनून। जरा डीएलएफ देखें, ब्रेकआउट आ रहा है इस समय, कोई ट्रेड दिखता है इस पर? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। यस, शुभम ने दिया था ये कॉल और काफी बढ़िया रहा। जो हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में 370 के ऊपर, तो 360 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट था ही और वो उसके ऊपर गया भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में दीप और भी 375 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो नदर अराउंड वन काइंड ऑफ मूव यू कैन सी फर्दर ऑन डीएलएफ। 375 के आसपास आता है, उस लेवल्स के आसपास आप थोड़ा मुनाफा बांध लीजिएगा। अगर उसके ऊपर टिका तो आपको 390-400 तक के लेवल्स अगस्त सीरीज में देखने मिलेंगे। अदरवाइज 375 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगी। फिर देयर आफ्टर इट मैट गो इनटू सम कंसोलिडेशन फेज और करेक्शन, और 1.5% का मूव आपको देखने मिल सकता है। अब इमीडिएटली जो इसका सपोर्ट है वो है 365 पर। यह है आपके लिए डीएलएफ, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन वहां पर हो रहा है, थोड़ा ऊपर से बाजार हल्का सा फिसा है। 20-25 पॉइंट निफ्टी नीचे आया और निफ्टी बैंक पर भी अपने मामूली सी सुस्ती आती हुई दिखिए। नजर रखिए, थोड़ा 600 का लेवल क्रॉस करने में इस समय मुश्किल आ रही है निफ्टी को। टाटा पावर 4.5% नीचे है। सुबह से हम देख रहे हैं कमजोरी बनी है नतीजों के बाद से। सचिन जी, जरा टाटा पावर का चार्ट देखें, बताएं फ्रेश लेवल्स क्या बनते हैं इसके लिए? दीपांशु, यहाँ पर जो एक क्रैक हुआ है लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, मुझे लग रहा है ये स्विंग होना चाहिए। जो प्लेस्ड है 214-213 के आसपास। तो इमीडिएट बेसिस पे जो वीकनेस नजर आ रही है पिछले 2 दिनों से, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। अगर 210 का लेवल निकल जाता है तो आई थिंक मेजर सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को 200 के आसपास ही है। तो फिलहाल जिस तरीके से ट्रेंड है, जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस ही रखना है। एंड ऑन द हायर साइड, जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती 222 के ऊपर, आई थिंक तब तक मुझे लग रहा है एक सेल ऑन राइज का अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने नहीं है। इनफैक्ट 210 के आसपास अगर वापस बिकवाली हावी हो जाती है तो 200 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बट एग्जिस्टिंग अगर किसी की पोजीशन है तो 222 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर, 222 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। सीई इन्फो सिस्टम्स, मैपमा इंडिया, इस पर रखिए नजर। खबर आ रही है इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है। अगर आप 360 डिग्री मैप व्यू चाहते हैं और मेटावर्स से जुड़े आपको नेविगेशन चाहिए, तो इन्होंने एक ऐप, एक वेबसाइट लॉन्च करी है। 3D मेटावर्स मैप्स करके लॉन्च करी गई है और स्वदेशी ये वेबसाइट है। तो डायरेक्टली गूगल को ये कंपटीशन लेकर जा रहे हैं इस समय। इंटरेस्टिंग चीज है और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आपको
जो घूमने फिरने का वो तरीका बदल जाएगा और जिस तरह से आप मैप्स का इस्तेमाल करते हैं वो बदल जाएगा। वो 360 डिग्री व्यू देखा जाएगा, आप देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भेजी है इन्होंने, मतलब नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए हैं और ये पहली बार इंडिया में आपको ऐसा होम ग्रोन प्रोडक्ट। और इसके लिए इन्होंने मैपल्स करके शायद अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसके साथ मेरे ख्याल से टाई अप किया है। और आई थिंक वेबसाइट का नाम, अच्छा वेबसाइट का नाम mapples.com। ओके, मैप से मैपल्स बनाया लगता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यूजर्स कैन वर्चुअली एक्सप्लोर इंडिया लाइक नेवर बिफोर और 360 डिग्री व्यू आपको मिल जाएगा जगहों का। अच्छा, कोई भी लोकेशन आपको देखनी है तो वहाँ पर क्या टोपोग्राफी है, कैसा सेटअप है, कहाँ पर क्या बना हुआ है, क्या फिजिकल फीचर्स है, सब आप एक बार देख पाएंगे। मतलब कंपटीशन गूगल के साथ ही स्ट्रीट व्यू, गूगल स्ट्रीट व्यू के डायरेक्ट कंपटीशन। चलिए, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मैप में इंडिया, जरा एक बार इस पर राय ली जाए। चार्ट्स कौन देखेगा? कुणाल जी तो आज है नहीं, कुणाल जी अभी के लिए तो नहीं। कुणाल जी आना बाकी है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो जरा एक बार कुणाल जी आ गए हैं? मैं हूं नहीं जी। हाँ, हमें पता था आप हो, लेकिन हमने कहा फिर भी कंफर्म आ गए नहीं जी। जरा मैप में इंडिया के मैप देखिए आप अपने तकनीकी चार्ट्स पर। अनिल जी देखिए, बाकी सब तो ठीक है अनिल जी, मुझे ये नहीं समझ आया, आप सब कुछ देख लेंगे अनिल जी, वर्चुअली घूम भी लेंगे, लेकिन अनिल जी वर्चुअली चाय नहीं पी सकते हैं और वर्चुअली कचौड़ियाँ नहीं खा सकते जयपुर की, तो अनिल जी वर्चुअल घुमाई का अनिल जी फायदा क्या है? ये बात तो सही है बिल्कुल। मतलब अगर ये वर्चुअली हवा पानी लोगों को जरूरत ना पड़े, खाने पीने की जरूरत ना पड़े, तो फिर काम करने बंद करने। इसलिए कुछ चीजें वर्चुअल ना ही हो तो अच्छा है। नहीं तो पता चला कि अगर खाना पीना ही नहीं है, हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, तो काम ही क्यों करना। ऐसा है। तो कुणाल जी कुछ चीजें लाइफ में रहने दीजिए, चार्ट्स देखिए मैप में इंडिया के। अनिल जी देखिए चार्ट में अभी फिलहाल किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है। स्टॉक काफी समय से, जब से लिस्टिंग हुई है तभी से अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है। एक मुझे सपोर्ट दिखता है 1350 के आसपास, 1350। 1350 के नीचे जाएगा तो फिर कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी, अन्यथा ये इसी रेंज में 1400 से लेकर के 1500 के दायरे में काफी समय बिता सकता है। तो कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है, वेट एंड वॉच करें। 1500 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा, बड़ा ब्रेकआउट देगा, तब इसके बारे में सोचेंगे खरीदारी। तो ये है आपके लिए राय सीई इन्फो सिस्टम यानी कि मैप में इंडिया पर। ये एक बड़ा करार किया है कंपनी ने जो आपके सामने। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर के बिगुल का। सर देखिए अनिल जी, चार्ट कॉर्नर का बिगुल है, बट स्टॉक नॉर्मल वाली चार्ट कॉर्नर पिक नहीं है अनिल जी। ओवरवेट खरीदारी की राय है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और स्टॉक है सन फार्मा, जिसको सुबह भी मैंने और कुणाल जी ने 82 के अराउंड रिकमेंड करा था। 29 तारीख को नतीजे हैं और नतीजों से पहले जो टेक्निकल पैटर्न है वो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 940 950। डो नॉट मिस वाला ट्रेड है। ओवरवेट खरीदारी की राय है सन फार्मा में। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, रेटिंग अपग्रेड कर रहे हैं इस चार्ट कॉर्नर में। आज सवेरे भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी। चार्ट पर ब्रेकआउट सवेरे ही दिख रहा था, लेकिन अब इस ब्रेकआउट की पुष्टि हो गई है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और इस स्टॉक ने 887 की रेजिस्टेंस को भी चार्ट पर पार किया है। तो अब यहां पर पूरी तरह से ये बात तय है कि आपको 925 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 880 रुपए पर। 880 के स्टॉप लॉस से, अब संशोधित स्टॉप लॉस 880, सवेरे स्टॉप लॉस था 872, बढ़ाकर कर दें 880। बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 910 रुपए का और दूसरा इवेंचुअल टारगेट 925 रुपए का। सन फार्मा में हमारी रिवाइज्ड खरीदारी की राय। तो बंसल जी मुझे ये बताइए कि सुबह भी आपने दिया था 882 पे भी 892 पहले टारगेट के आसपास आ गया। अभी फर्ज करें कि 910 का टारगेट आ जाए या उसके आसपास पहुंच जाए, तो क्या आप बाजार बंद होने के पहले 3:30 के पहले पिक ऑफ द डे भी दे देंगे इसको? एक ही स्टॉक के पीछे कितना पड़े रहेंगे आप, ये बताइए। नहीं अनिल जी, नहीं देखिए अनिल जी, सुबह एक अलग पैटर्न था अनिल जी, अभी डू नॉट मिस वाला पैटर्न है। अच्छा। और अनिल जी क्लोजिंग के समय देने में सबसे बड़ा रिस्क है अनिल जी। क्लोजिंग के समय अगर हमने दिया तो 3 बार रिकमेंडेशन हो गई और अनिल जी 3 बार रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक थोड़ा सा भी बैक फायर करता है, बैक स्टेप लेता है, तो अनिल जी ट्रोलर्स मतलब कि ग्रुप में आते हैं, तो तीसरी बार रिकमेंड करने की गलती नहीं करेंगे।
सुबह तो अनिल जी हल्की फुल्की रिकमेंडेशन दी, नॉर्मल चार्ट कॉर्नर पिक थी। इस समय ओवरवेट वाली खरीदारी की राय है, और इस समय अनिल जी वो वाली खरीदारी की राय है जो पिक्स मतलब कि जिस कैटेगरी की पिक्स हमारे दोस्त अनिल जी आशु मदान जी पसंद करते हैं ना अनिल जी, कि भागे मतलब कि बड़ा पैटर्न हो और सक्सेस रेट हाई हो, तो अभी अनिल जी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ओके, सुबह 3 स्टार थी, अब 5 स्टार हो गई अनिल जी। नाउ आई अंडरस्टूड कि सुबह नॉर्मल पैटर्न था, अभी डू नॉट मिस वाला पैटर्न है। तो कुणाल जी, सवाल ये है कि जिस पैटर्न के बारे में बंसल जी ये ना बोले डू नॉट मिस, क्या उसको मैं ये मान सकता हूँ यू कैन मिस दिस पैटर्न? वो माना जाए इम्प्लाइड है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अनिल जी। देखिए अनिल जी, क्या है कि कई बार विशेष चीजें निकल करके आती हैं अनिल जी, और जब आती है तो हम उनको अनिल जी और थोड़ा जोर डाल करके बार बार उनको रेकमेंड करते हैं, तो इसीलिए अनिल जी दोबारा रिकमेंडेशन दे रहे हैं। विशेष चीजों का तो पता नहीं, विशेष मेहमान हमारे साथ जरूर तैयार है, आशु मदान साहब। आइए जरा उनसे भी एक बार व्यू लिया जाए मार्केट का, और साथ ही उनकी तरफ से कोई स्प्रेड और कॉल्स भी है। तो आशु सर, स्वागत है, बताएं सर क्या है इरादा? अनिल जी, इरादा तेजी का है। पिछले 3 दिन में मतलब आपने सुना ही होगा अनिल जी, मैंने बुल स्प्रेड दिया है एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को। अनिल जी मैं बिल्कुल मंदी में नहीं हूं, और आज की मूवमेंट ने अनिल जी ये जो ईएमए डीएमए 50 डे 100 डे 200 डे और ये सब जो इवेंट से पहले मंदी हो रही थी अनिल जी, आज सबको ट्रैप कर लिया है। तो मेरे हिसाब से तो अनिल जी, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड देखें, देखिए एक तो डिसिप्लिन आपने बता दिया कि इवेंट पे नहीं कुछ करके जाना, लेकिन अनिल जी इतना जरूर बोलता था इवेंट पे मंदी नहीं करके जानी है, तेजी जरूर करके जा सकते हैं अनिल जी, मंदी करके नहीं जानी है। और अनिल जी कॉन्ट्रा ट्रेड तेजी का है, कॉल सेलर्स को आज बड़े प्यार से ट्रैप कर लिया गया है, और अनिल जी एग्जिट नहीं मिला, और अगले आधे घंटे तक मुझे नहीं लगता कि कॉल सेलर्स जो ट्रैप्ड है उनको एग्जिट मिलेगा। अब या तो आज लॉस बुक करके जाएं या कल इवेंट की वेट करें। तो अनिल जी जो आपने कहा था कि लॉन्ग वाला, तो अनिल जी डरा हुआ है ही, जो शॉर्ट वाला कॉन्फिडेंट है ना, तो मैं उस कैंप में अनिल जी इस वक्त मंदी में नहीं हूं बिल्कुल भी, कि वो बीच में 400 कुछ भी आ गया था, 500 टूटा भी था, 550 भी टूटा था, बट अनिल जी डजंट मैटर। तो मुझे लगता है कि अगली एक्सपायरी के हिसाब से भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अनिल जी मतलब अगस्त एक्सपायरी में भी मुझे लगता है कि दोनों लीड करेंगे तेजी को। आईटी में भी कहीं ना कहीं सेम्बलेंस नजर आ रही है, कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं वो भी ठीक लग रही हैं, फ्रंटलाइन मेटल्स भी ठीक लग रहे हैं। तो अनिल जी मुझे ऐसी कोई मंदी वाली कहीं बात नहीं लगती। और जो बिल्कुल अनिल जी जो ट्रेड है, सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी है कि इवेंट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अनिल जी काफी कुछ डिस्काउंटेड और प्राइस्ड इन है। चाहे हम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के लेवल पे हैं, लेकिन अनिल जी इस ऊपर के लेवल पे भी शॉर्ट ट्रेड तो नहीं बन रहा। टेम्परेरी मिल जाए 100-200 पॉइंट बीच में 1-2 बार मिले हैं, लेकिन अनिल जी शॉर्ट का बिल्कुल मन नहीं है, लेने का ही मन है। और जो टेक्सचर ऑफ द मार्केट है अनिल जी, जो मैं पिछले 8, 10, 12, 15 दिन से बोल रहा हूं कि बाय एट डिप्स है, वो अभी भी बाय एट डिप्स है। अनिल जी डेल्टा काफी रेकमेंड किया 175 रुपए के आसपास, 170-75 में कि ये तूफान से पहले एक मिनट सर आपके पास आता हूं, 2 मिनट दीजिए, आपकी कॉल्स भी लेता हूं, फ्रेश व्यू भी लेता हूं। एक बार मारुति के नंबर्स आ गए सर, वो एड्रेस करके फिर वापस आता हूं। कुणाल जी आप मारुति का चार्ट भी पुल अप कर लीजिए सर। मिक्स्ड नंबर्स दिख रहे हैं, मुनाफा अनुमान से काफी खराब है, क्योंकि मुनाफा 1010 करोड़ का है अनिल जी, 1600 करोड़ का हमारा 1600 करोड़ का अनुमान था। हालांकि आप पिछले साल के देखें तो ऑब्वियसली पिछली तिमाही तो काफी खराब थी लॉकडाउन की वजह से। 440 करोड़ के सामने 1010 का मुनाफा आया है। अनुमान 1500-1600 करोड़, 1500-1600 था, तो मुनाफे का आंकड़ा काफी बहुत खराब है। आय का आंकड़ा फिर भी थोड़ा अनुमान से बेहतर आया, आप कह सकते हैं अनुमान मुताबिक आया। 26,500 करोड़ की आय आई है, हमारा अनुमान 25,800 करोड़ का था, तो अनुमान मुताबिक आय आई है 17,771 करोड़ से बढ़कर। तो आय अच्छी बढ़ी है, बट उसके बावजूद हमने देखा है कि मुनाफे पर असर है, और कमोडिटी कीमतों की बढ़ोतरी से ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रेशर है सर। 2200 करोड़ का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुमान है। ऐसा लग रहा है अभी जो देख रहे हैं उस हिसाब से कि उससे कम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए। तो ऑपरेशनल लेवल पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता हुआ दिखा। जरा एक बार वो भी डिटेल्स हम आपके सामने लेकर आए। और देखिए स्टॉक अब थोड़ा रिएक्शन देने लगा है, नीचे हरे से लाल निशान में तेजी से नीचे आता हुआ दिखा। तो ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस खराब आती दिखिए। हमारा अनुमान मार्जिन का 8.5% का है, देखते हैं मार्जिन कैसे रहते हैं। और हमारा अनुमान कामकाजी मुनाफा ईबिटा का 2200 करोड़ का है, बिल्कुल। तो 2200 करोड़ के सामने कितना कामकाजी मुनाफा आता है और क्या है? तब तक एक बार जल्दी से चार्ट्स पर आए ले लीजिए। 1912 करोड़ के आसपास का। 1912 करोड़ तो काफी कम का जाएगा। 2200 करोड़ मतलब 300 करोड़ का बीट है।
300 करोड़ का बीट तो 10% से ज्यादा कम आना तो मतलब खराब है। मतलब 15%, लगभग 13-14%। तो आपकी मार्जिन प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर साफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि 8.5% के मार्जिन नहीं आ पाएंगे, तो ये तो नंबर्स खराब माने जाएंगे अगर मार्जिन के लेवल, क्योंकि 7% के मार्जिन, मुनाफे में आपने कम से कम 500 करोड़ से कम का मुनाफा दिखाया और 300 करोड़ से कम का एबिटा। तो इस लिहाज से तो नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। पहले नजर में तो जो नंबर्स हैं आपके लिए मारुति के, वो नंबर्स खराब दिख रहे हैं। जल्दी से एक बार चार्ट्स पर राय ली जाए, जब तक डिटेल्स और हम आपके सामने रखें। चार्ट्स पर लेवल बताइए और ट्रेड कोई है तो बताइए जरा, कुणाल जी। अनिल जी देखिए 8435 का एक लेवल है 8435 का। जब जैसे ही स्टॉक 8435 के नीचे निकलेगा तब कमजोर होगा। मेरी राय में 8435 के नीचे मंदी करनी चाहिए। स्टॉक पिछले 2-3 दिन में करेक्ट हो चुका है। 8600 के ऊपर इसमें वापस तेजी बनेगी, तो इस बैंड में कुछ ना करें। पूरा दिन इस स्टॉक ने इसी बैंड में वक्त बिताया है, तो 8600 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो खरीदारी, और 8435 का लेवल टूटता है तो कमजोरी देखने को मिलेगी। नंबर्स दिख रहे हैं अनिल जी, और ये क्लियर कमोडिटी प्रेशर है। जो बात हो रही थी, ये क्लियर कमोडिटी प्रेशर है। कमेंट्री से भी ये दिख रहा है कमोडिटी में बढ़ोतरी से ऑपरेटिंग लेवल पर असर पड़ा है। ये क्लियर कमेंट्री भी आती हुई दिख रही है और उसका असर है। मार्जिन्स आगे है ना, हाँ 7.2, 8.5 का अनुमान था। मार्जिन्स बड़ा मिस है दीप, बहुत बड़ा मिस। मार्जिन्स का मिस है 7.2% और प्रॉफिट पर मिस है, कामकाजी मुनाफे पर मिस है, सिर्फ रेवेन्यू है कैसा है जो प्रॉपर है, इन लाइन है, उम्मीद के मुताबिक है। स्टॉक पर रिएक्शन डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी पोजीशन है उस हिसाब से होता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन दिस क्वार्टर, मतलब इस तिमाही में 51,000 व्हीकल्स नहीं बन पाए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कमी थी, यानी कि वही चिप्स होंगी। यस सर, राइट, यस। और ये इनके कमेंट में आ रहा है। 3 लाख गाड़ियों के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है इनके पास आगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका भी थोड़ा असर है। तो दोनों तरफ से एक तो सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं और कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर आ रहे हैं, और साथ ही फिर प्रोडक्शन भी थोड़ा कम करना पड़ रहा है क्योंकि चिप्स के सप्लाई काफी कमजोर रहे हैं। अदर इनकम भी जी गिर कर आई है, 508 करोड़ से घटकर अदर इनकम 81 करोड़ की रह गई है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि बॉटम लाइन पर इनके प्रेशर पड़ते हुए देखा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि क्यों मारुति के थोड़े कमजोर नतीजे हैं। स्टॉक एक बार नेगेटिव रिएक्शन देने के बाद अब संभलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक बार जरा फिर से कुणाल जी, ऊपर के क्या लेवल्स आपने मारुति के बताए? नीचे आपने कहा कि 8,435 के नीचे ही खराब होगा, वहां से तो काफी दूर है हम। ऊपर किस लेवल के ऊपर अच्छा हो जाएगा जी? अनिल जी देखिए जो अभी भाव है 8610, 8615, ये वो लेवल है जहां पर एक रेजिस्टेंस है। पिछले 3 दिनों में ये स्टॉक लगातार इन्हीं लेवल से जूझ करके नीचे आता है, तो 8615 के ऊपर ये कुछ समय बिता दे तो बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी हद तक ये नेगेटिव प्राइस में है और हो सकता है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, तो 8615 के ऊपर खरीदारी करने की राय है और फिर आपको 8720 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है, ये है आपके लिए मारुति सुजुकी के नंबर्स पर आए। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है। नंबर्स तो खराब है, लेकिन हाँ पोजीशंस किस तरह से रिजल्ट के पहले की बनी हुई है, आई थिंक ज्यादा शायद शॉर्ट पोजीशन रही होगी, इसी वजह से थोड़ा फिसल भी गया था नंबर से पहले। हालांकि उससे पहले ऑटो की तेजी में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर रिसेंटली थोड़ा कॉशियस हो गया था और उसका आप असर देख रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है सिरे साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई, एसबीआई की कल ही आपने बताया था या परसों था, डेट तो ध्यान से निकल गया, लेकिन एसबीआई के आपके टारगेट्स हासिल होते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। बताइए सर, आज के लिए क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू अनिल जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये परसों जब बाजार में मार्केट मची हुई थी तब मैंने F&O स्पेस से एसबीआई में खरीदारी करने की सलाह दी थी 515 के लेवल्स पे। 525 के टारगेट थे और अभी स्टॉक 529-30 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉल था और बहुत अच्छे मतलब टारगेट्स भी मीट हो गए और यहाँ से भी और अपसाइड दिखते हैं इस स्टॉक में। अगर आज फेड की तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और अपसाइड दिखाएगा। बाकी अनिल जी आज 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। ओके बताएं सर। पहला स्टॉक है अनिल जी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 181 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक दिग्गज प्लाईवुड, MDF और वीनियर्स, ब्लॉक बोर्ड्स, डोर्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का जबरदस्त एक 26% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज मार्केट का।
एक एसेट लाइट मॉडल है, पॉपुलर ब्रांड है, कंपनी काफी कुछ प्रोडक्ट्स अपने आउटसोर्स करती है, तो इन्वेस्टमेंट कम है। बाकी इनका एक प्लांट अफ्रीका में भी है, गैबोन नाम की जगह, वहां पे एक प्लांट है, वो भी अच्छा कर रहा है। फिर पूरे भारत में 2200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 6000 रिटेलर्स है, और हाल ही में इन्होंने एक तो अपने लखनऊ में एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन अंडरवे है इनका, फिर एक वडोदरा में एमडीएफ की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इन सब का जो असर है वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और फिर मार्केटिंग पे भी जबरदस्त फोकस है कंपनी का। बोमन ईरानी और दिया मिर्जा इनके ब्रांड एम्बेसडर है, और आईपीएल 2022 जो अभी कंक्लूड हुआ वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी रही है कंपनी। फिर मुझे इस स्टॉक इसलिए भी अच्छा लग रहा है अभी कि लास्ट वीक मतलब 3-4 दिन पहले हमने सेंचुरी प्लाई के नतीजे देखे, बहुत ही दमदार नतीजे आए इस क्वार्टर के सेंचुरी प्लाई के। मुझे लगता है इस कंपनी के भी जो नतीजे आने हैं, 5 अगस्त को नतीजे आने हैं, नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए, और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा पिटा हुआ है। फिर एफआईएस डीआईएस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और डीआईएस ने लगातार हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, 195 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय 175 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में खरीदारी करने की। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी, जो स्टॉक आपको भी पसंद है मुझे मालूम है, एक आईटी कंपनी है, स्टॉक का नाम है मैस्टेक। 2050 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बहुत ही एक दमदार क्वालिटी का मैनेजमेंट है। ये कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा क्लाउड कंसल्टिंग, फिर डेटा ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सेक्टर्स को, इस तरह के सेगमेंट में काम करती है कंपनी। ये हेल्थ केयर सेगमेंट पे बहुत ही स्ट्रांग है, और यूके का जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है, जो एनएचएस स्कीम है वहां पे, उसमें 20 साल से ये कंपनी उसको सर्विसेज दे रही है, अपनी जो आईटी सर्विसेज। इसके अलावा अबू धाबी का जो क्लीवलैंड हॉस्पिटल है वहां पे भी इनकी सर्विसेज है। फिर इन्होंने हाल ही में एजुकेशन सेक्टर में भी फोरे किया है, जहां पे इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, यूके की जो यूनिवर्सिटी है, वहां से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के लिए। और इसके अलावा रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, बीएफएसआई यहाँ पे भी काम करती है। फिर जो अभी इस तिमाही के नतीजे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी जो आईटी कंपनीज है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे नतीजे थे। 84 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 80 करोड़ का पैट था। फिर आपके एट्रिशन रेट भी लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज थी। बाकी मैनेजमेंट ने कहा कुछ डील्स इनकी डिले हुई है, कैंसिल नहीं हुए, डिले हुई है, जो अब आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। और इन्होंने जुलाई में ही एक कंपनी बाय द नेम ऑफ एमएसटी सॉल्यूशंस, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो सेल्स फोर्स इकोसिस्टम को के सेगमेंट में है, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, जिनके फॉर्च्यून 1000 क्लाइंट्स है, उस कंपनी को एक्वायर किया। तो उसका फायदा भी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 27.5%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 81% का, और एफआईएस डीआईएस भी अराउंड 13.27% ओन करते हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम है, जैसे एबेकस फंड इसमें अराउंड 4.2% है, आशीष कचोरिया 1.83%, मुकुल अग्रवाल 1.05%। तो इस तरह के नामी गिरामी जो निवेशक है वो भी इन्वेस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी मुझे लगता है ये जो प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है, इसके ईयरली हाइज है 3669 के, और आज ये 2045-50 के लेवल पे अवेलेबल है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए, और इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 2150 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 2025 रुपए। ओके, 2025 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। मैस्टेक में ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का भी समय है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार पहले आशीष सर से उनकी स्प्रेड वाली पिक ले लें, उसके बाद में मैं अपनी स्ट्रेटेजी देता हूँ। आशीष सर बताएं। सो अनिल जी, कंटिन्यूइंग टू व्हाट आई वाज सेइंग कि मार्केट में मुझे लगता है कि जो ट्रैपिंग हुई है वो कॉल सेलर की हुई है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करके जाना चाहिए। लॉन्ग करने के लिए अनिल जी एक हमारा स्प्रेड चल रहा है 16,600 16,800, बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, उसमें अभी 20-25 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे लगता है कि कल उसमें जैकपॉट लग सकता है। अगर किसी को अनिल जी नया बनाना है, क्योंकि ऊपर की रेंज में है, तो 16,600 की एक कॉल लेके 16,700 की 2 कॉल बेच दें, और इस स्प्रेड में 5 रुपए लगेंगे, 16,800 तक कल को सेफ है कल के लिए। तो अनिल जी मुझे तो ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी दोनों बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन लेना ऑप्शन के थ्रू है, क्योंकि इवेंट तो इवेंट ही है, मतलब वो हम सबसे बहुत ऊपर है। डेटा
को भी वो ओवररूल कर देता है इवेंट। बट अनिल जी जिस तरह का डेटा दिख रहा है मुझे, एंड मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में एक अपमूव आना चाहिए, क्योंकि अनिल जी आज जितने भी कॉल सेलर हैं ट्रैप हो यार, किसी को एग्जिट नहीं मिला। कमिंग बैक टू दी स्टॉक्स अनिल जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगस्त सीरीज के लिए भी एचडीएफसी बैंक दोनों अपने बेस्ट पिक्स है। अभी एलएनटी के बारे में हमने बात की है कि वो तोड़ फोड़ तरीके से इस वक्त जो जितनी उसमें अंडर परफॉर्मेंस थी उतनी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आई थिंक वो 2000 की तरफ जा रहा है। डेल्टा अनिल जी बैन पीरियड में नीचे से ऊपर आके बैन के अंदर ही 190 के ऊपर स्टेबल हो गया है। अब इसका आखिरी पड़ाव है 200 से ऊपर, किसी भी दिन 200 से ऊपर का इसने झटका दे दिया तो अनिल जी सीधा 230-40 जाएगा। और मैं डेल्टा में अगेन मैं बार बार आई वाज टेकिंग माय नेक आउट कि जो स्क्यूड सेलिंग है ये एक बार अब्सॉर्ब हो गई तो इतना अच्छा रिवर्सल आएगा इसके अंदर। तो 190 एक बहुत अच्छा लेवल है जिसके ऊपर खड़ा हो गया, और 200 के ऊपर अनिल जी बहुत अच्छी मूव आएगी। तो ऑल इन ऑल अनिल जी मतलब बाय एंड डिप्स मार्केट है, मुझे मंदी नहीं लगती है, और इवेंट से पहले भी शॉर्ट नहीं करके जाना। इवेंट से पहले शॉर्ट नहीं करके जाना, तो जो बात अनिल जी आप भी सुबह कह रहे थे, जितना रिस्क लॉन्ग वालों के लिए उतना ही रिस्क शॉर्ट वालों के लिए भी है। रखिए नजर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और मार्केट स्पेसिफिक दोनों इवेंट्स इस समय इंपॉर्टेंट है। पर आइए बाजार पर क्या है स्ट्रैटेजी और क्या है समय का डेटा, जानते हैं अनिल जी के साथ। सर डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत मोमेंटम में है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 225 अंक ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स ऊपर हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के नतीजों का रिएक्शन आने वाला है और साथ ही मेटा के भी नतीजे हैं, तो नैस्डैक फ्यूचर्स तो बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार 0.5% ऊपर है, कच्चा तेल 105 पर है, रुपया सुबह 10 पैसे कमजोर हुआ था, वहीं पर इस समय टिका हुआ है। एशिया के बाजार भी ठीक ठाक थे, थोड़े मिले जुले ही रहे। सर क्या करना है इस समय? अभी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दीप 3:20 तक की है। ओके, कल के लिए 3:20 पर बात करेंगे। ओके डन सर। 16,600 बचे हुए समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है, 16,600 16,625 जी, 625 मान लीजिए सेफर साइड पर। क्यों? आज का हाई है 16,617, हाई के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्ट लेवल बताऊं मैं आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर पार करना है? 16,631 635 गिन लीजिए, 16,635 यहाँ पर आपके आखिरी रुकावट है, और वो इसलिए कि 16,635 कल का भी हाई है और 16,631 परसों का क्लोजिंग है। तो बेसिकली 16,630-35 के आसपास आकर आप रुकना चाहते हैं आज के लिए, क्योंकि रात को फेड की अहम बैठक है और कल आपके लिए एक्सपायरी का भी है, तो बड़ा एक्शन है। तो 635 के आसपास 625-635 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके रुक जाइए अगर आप लॉन्ग पोजीशन है तो। और रुकना चाहते हैं तो 3:20 पर जो भी भाव वहां पर बुक कर लीजिए, या फिर बीच में उससे पहले 700-750 अगर आ जाए तो वहां कर लीजिए। 16,635 के ऊपर टिकने पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आज ही 700 तक की हो सकती है, अगर 3 बजे के पहले आप उसके ऊपर निकल कर टिक जाएं तो। उसका रीजन बताता हूँ। 16,600 के पुट पर 66 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 71 लाख शेयर हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 16,600 के जो पुट राइटर हैं उसमें से 40 लाख शेयर दीप आज ही जुड़े हैं, आज जुड़े हैं। हाँ, तो मतलब 16,600 एक तरह से बेस का काम करेगा, आप उसके नीचे बंद नहीं होंगे। और 16,600 का कॉल राइटर 70-71 लाख शेयर का है, वो बैकफुट पर आकर आपको शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करेगा। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग तभी करेगा जब निफ्टी स्पॉट लेवल पर 16,630-35 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। 16,635 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, नहीं तो आप यहीं 16,600-635 की रेंज में आज टाइम पास करके अपसाइड भी यहीं पे खत्म कर देंगे। ये इस वक्त दिख रहा है। या तो डाउ फ्यूचर्स ही और भाग जाए, ये हो सकता है, या फिर आप लेवल को पार करें। अदरवाइज मेरे हिसाब से 630-35 आज के लिए डन है। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। आप है भी 36,750 के आसपास। आज के लिए वैसे देखा जाए तो लेवल यही हाई बनता है, क्योंकि आपको जो क्लोजिंग मिली है वो 36,738 की 22 तारीख को मिली है, 25 को 726 मिली थी, यानी इसी लेवल के आसपास आप बंद हो रहे हैं बेस्ट क्लोजिंग के लिहाज से। अगर 3 बजे तक आप 750 के ऊपर बने रहते हैं तो आपको जो बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट बुक करना है वो 925 से 975 की रेंज में करना है। मिनिमम 825 तो जाएंगे ही, 925-975 में करना है, वहां पर करिए, उससे पहले नहीं। सो आई थिंक शॉर्ट करने की जल्दी नहीं है। लॉन्ग पोजीशन में अगर आपको ज़्यादा पोजीशन है 50% अभी कर लीजिए, 50% 3:20 पर जो भी हो कर लीजिए। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर बंद हो रहे हैं, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, हल्के होकर पूरी स्क्रीन पर बढ़े हैं, ताकत दिखा रहा है, बड़ी इवेंट के पहले का कॉन्फिडेंस है,
चाहे शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो, खरीदारी की वजह से हो। आपकी रिस्क लेने की ताकत है, लॉन्ग में बने रहिए। रिस्क कम रखना चाहते हैं, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए। जैसे कल ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे डर लग रहा था, आज उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो नीचे के लेवल पे कॉन्फिडेंस लाना है, ऊपर के लेवल पे सावधान होना है। हाँ, सो कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, 800 16,800 हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा, कोई बात नहीं। मौका अगर रिस्क कम रखनी है, नुकसान नहीं करना है, डर कम, तो कल, और अगर बाकी आपकी मर्जी। तो मैं वही फिर कहूंगा कि बजाय इसके कि कल मार्केट क्या होगा, उसका प्रेडिक्शन करने के बजाय, उसका अंदाज लगाने के बजाय अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें कि मेरी जो पोजीशन है उसके विपरीत अगर हुआ तो क्या होगा। तुम अगर वो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो यह है इस समय की स्ट्रैटेजी। ऊपर मुनाफा बुक करें, नीचे खरीदारी करें, ये इस समय का व्यू बन रहा है। आइए, ट्रेडिंग कॉल्स तैयार हैं, चलते हैं सचिव जी के पास BTSTT के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। लगभग अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो वहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड जिसके टारगेट लगभग अराउंड 1500-1520 के आसपास प्लेस्ड है, जो जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफ़ी छोटा लगाना है, लगभग मुझे लग रहा है 1428 के नीचे अगर स्लिपेजेस हो जाते हैं तो ही आपको पोजीशन से एग्जिट करना है। एंड ऑन द हायर साइड रिव्यू करनी है पोजीशन लगभग अराउंड 1500-1520 के आसपास। तो खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। प्रॉपर्टीज है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए, अब वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। वसीम साहब, स्वागत है। नमस्कार सर आपका। बताएं पहले तो आउटलुक और साथ ही अपडेट्स भी। अनिल जी, लग रहा है कल 16,800 पे ऊपर ही एक्सपायरी होएगी, 16,800 के करीब, क्योंकि सारी पेसिमिज्म कल निकल गई और मुझे लगता है यूएस में भी जो होना है मोस्ट ऑफ दैट इज प्राइस्ड इन। वहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट्स शानदार हैं, तो मुझे कोई दो राय नहीं कि कल 16,800 के करीब हो सकता है। डिस्काउंटिंग ऑल द न्यूज, कोई बहुत एडवर्स न्यूज ना आए, और 75 बेसिस पॉइंट इज ऑलरेडी पिक्ड इन। आपको अपडेट भी दे दो अनिल जी, आपको GMR, REC, लूपिन, BEL, रैमको, अल्ट्राटेक सीमेंट, आरती, HAL, ये सारे आउट परफॉर्मर हैं। REC PFC स्पेशली, क्योंकि पावर में बहुत स्ट्रेंथ है। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो देखिए, मुझे टाटा पावर के रिजल्ट्स बुरे नहीं लगे, और जिस तरह से उनकी एक्सपेंशन ऑन दी ओडिशा साइड और बाकी बिजनेसेस हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में आई थिंक दे विल ओनली आउट परफॉर्म। तो ये मौका है टाटा पावर जैसे दिग्गज शेयर लेने में। 216-17 में लीजिए, 211 रुपए का स्टॉप लॉस, मुझे 240 रुपए का भाव दिखता है, 235 से 40, बहुत तेज। और दूसरा पिक होएगा सबसे बढ़िया, जो आज की डेट में मीडियम लार्ज कैप आईटी जो मीडियम पे मिड कैप में ट्रेड करी है, टेक महिंद्रा। आई थिंक द रिजल्ट्स फॉर डिस्काउंटिंग दैट BFSI स्पेस हैज सीन अट्रिशन, लेकिन 1005-6 में बहुत अट्रैक्टिव है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 990, दिस इज हेडेड टू 1035। ओके, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए वसीम साहब की तरफ से, टाटा पावर, टेक महिंद्रा में खरीदारी करें। धन्यवाद सर, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। आइए, जय तैयार है अपने जयपुर से। गेल देख लेते हैं, 2 शेयर पर 1 बोनस, 2 पर 1 बोनस है। ओके, हर एक 2 शेयर पर 1 बोनस। गेल में बोनस का अनाउंसमेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, परफेक्ट। गेल है। किरण जी, जरा गेल के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, स्टॉक 3 रुपए मजबूत नजर आ रहा है, 2% ऊपर है। किरण जी। अनिल जी, चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 148, 150 ये रहेगा। ये 2 रुपए का जो सप्लाई जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरा मानना है कि जो ट्रैक्शन हमने देखा है 130 से 148 तक, तो ये बहुत ही शानदार अपमूव है, वो कंटिन्यू होती नजर आ जानी चाहिए। लॉन्ग पोजिशंस के लिए 143 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 140, 148, 150, इसके ऊपर एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए राय गेल पर आती हुई दिख रही है। इस बीच लॉरस लैब्स, ये भी एक और कंपनी जिसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 251 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। हमारा अंदाजा 222 करोड़ का था, तो हमारा अनुमान से थोड़े से बेहतर नतीजे मुनाफे के फ्रंट पर दिख रहे हैं। बाकी रिजल्ट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। आय का आंकड़ा किस तरह का आया है
और बाकी क्या कुछ चीज़ें आती दिख रही तो वो थोड़ा एक बार देख लिया जाए कि किस तरह का आगे का एक्शन है। मार्जिन आपके सामने 44.5% से बढ़कर 46% तो करीबन 1.25% मार्जिन बढ़े हैं। थोड़े से मार्जिन बढ़कर आए हैं और थोड़ा सा मुनाफा बढ़कर आया है। उम्मीद से थोड़े से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं लॉरस लैब के इस वक्त आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। कुणाल जी, लॉरस लैब चार्ट देखिए। के चार्ट पर अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन यहां पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। करेक्शन हुआ, काफी दिन चला और उसके बाद अब यहां पर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी 505 रुपए इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है और 505 रुपए एक पहले सपोर्ट लेवल था, अब ये रेजिस्टेंस का काम देगा। तो 505 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एक पुल बैक बन सकता है जिसमें 525 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 505 के ऊपर खरीदारी की राय। 505 के ऊपर खरीदारी करने की राय। लॉरस लैब में 505 के ऊपर निकलने पर ही मजबूती दिखेगी। आइए बिगुल, जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम आज अच्छा है, फार्मा में भी अच्छा है। आईटी में टीसीएस में लार्ज कैप में मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। आप खरीदिए 3200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगस्त 3200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 68.50 में मिल रहा है 68.50 और रिस्क और जबरदस्त एनर्जी 47 का आप लगाइए। स्टॉप लॉस 97 एंड 120 ये दो टारगेट्स रहेंगे। सो 120 तक भी जा सकता है एनर्जी। आई मीन इट्स क्वाइट गुड रिस्क रिवॉर्ड। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग आपको ऊपर में 42 पॉइंट्स तक के रिवॉर्ड्स है वहां पे। तो हायर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आईटी स्टॉक्स कम बैक कर रहे हैं, खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक अगर टीसीएस में भी इतना दम दिखा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जी ये 3320 तक का मूव हमें नेक्स्ट देखने मिल सकता है। अगर वो लेवल निकालता है तो 3375 भी हो सकता है। 3320 से लेकर 3375 ये लेवल्स में देख रहा हूँ। इफ नॉट दिस वीक देन एटलीस्ट इन मंडे ट्यूसडे 4-5 दिनों में ये लेवल्स आने चाहिए। आईटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम आपको यहाँ से अच्छा खासा देखने मिल सकता है एंड दैट कैन डेफिनेटली हेल्प निफ्टी। सो डिफेंसिव चल रहा है अनिल जी। आज सुबह एबट भी दिया था, वहां पे भी अच्छा मूव देखने मिला। लगभग 400-500 रुपए चल चुका है एबट, हमारे 10 की कमाई का पिक था और अब आईटी में भी एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। ओके तो ये है आपके लिए टीसीएस में 3200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 68 के आसपास खरीदिए और 47 का स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा 97 और 120 का। आइए थोड़ी देर में कुणाल जी और राकेश जी देंगे आपको पिक ऑफ द डे। कल के लिए एक बेहतरीन स्टॉक आज ही सुझाएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया भर के सभी देश मंदी की आशंका में आने का उनका डर है, आशंका है, मंदी की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन भारत पर इसका असर नहीं होगा या होगा तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नेहा कह रही है। नेहा आप ऐसा कह रही? भारत में मंदी का कोई असर नहीं होगा? सर दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं और ब्लूमबर्ग ने ये सर्वे कराया है। और आप कह रहे हैं ना कि बहुत कम होगा, बहुत कम नहीं 0% चांसेस हैं कि भारत में मंदी होगी। ये हम अच्छी खबर भी हमारी इकोनॉमी के लिए और ये गौरव की बात है कि जितनी भी एशियन इकोनॉमीज हैं, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जितने भी एशियन कंट्रीज की बात हो रही है, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, सब में मंदी की संभावना किसी ना किसी प्रतिशत से बनती दिख रही है अगले साल तक। लेकिन भारत के लिए अर्थशास्त्री मान रहे हैं 0% चांसेस हैं। नेगेटिव ग्रोथ की भी संभावना नहीं दिख रही है, धीमापन आ सकता है, ग्रोथ के फोरकास्ट थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है, हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम मंदी में नहीं आएंगे, ऐसा ब्लूमबर्ग की सर्वे में दुनिया भर के अर्थशास्त्री मान रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत सी बड़ी इकोनॉमीज हैं जो यहाँ पर जिनके लिए हालात बहुत खराब हैं। सबसे पहले तो पड़ोसी देश श्रीलंका की बात कर ले, हमने देखा ही है कितने बुरे हाल हैं। यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आया उसमें उन्होंने मंदी की चपेट में उनके आने की संभावना 50% से बढ़ा दी है। पिछली बार जब सर्वे था तो 30-33% के चांसेस थे, वो बढ़ाकर 85% कर दिया है। तो एशिया में अगर सबसे खराब हालत है या पूरी दुनिया में सबसे खराब हालत फिलहाल श्रीलंका की बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन सब में 8 से 33% की संभावना है कि अगले साल तक ये मंदी की चपेट में आ जाएंगे।
जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से कोशिश चल रही है कि महंगाई की आग को किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, महंगाई यहाँ पर रेट्स बढ़ा के, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके, उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी बुरी हालत हो गई है। जापान और चीन, जिनको एशिया की बड़ी इकोनॉमीज में माना जाता है, यहाँ पर भी संभावना है कि 20 से 25% की संभावनाएं बन रही हैं कि अगले साल तक ये इकोनॉमीज मंदी में चली जाएंगी। अमेरिका की हालत और यूरोप की हालत बहुत खराब है। 40% तक की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि 40% चांसेस हैं कि अमेरिका मंदी में चला जाएगा अगले साल, और यूरोप 55% चांसेस इसके बन रहे हैं। कुछ और मैं रिपोर्ट्स देख रही थी, इसमें क्रिसिल का मानना है कि ग्रोथ की गति जो है भारत में थोड़ी धीमी पड़ सकती है। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों फ्रंट पे, वहां प्रभावित होगा, लेकिन रिसेशन नो चांस। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के भी चीफ इकोनॉमिस्ट की रिकमेंडेशन, जो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आई थी, उनका जो कमेंट्री थी, अमेरिका यूरोप में जो मंदी होगी, हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखेगी। इनफैक्ट ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में जो गिरावट आई है और आगे भी कुछ समय जारी रहेगी, उसका फायदा ही भारत को मिलने वाला है। तो रुपए में भी सर हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे, सारी इकोनॉमीज की, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की करेंसी डबल डिजिट % फॉल दिखाया है, हम अभी भी सिंगल डिजिट में होल्ड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारत की इकोनॉमी। कोई संभावना नहीं है, सबके कोई दूर। एक्चुअली ऐसे रिजल्ट्स वगैरह देखे ना, और अभी जितने हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, एक भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल रहा कि यूरोप या फिर अमेरिका में उनको कहीं रिसेशन के संकेत हैं, डिमांड कम होने के बहुत संकेत हैं। खाली बेसिकली इसीलिए वो टेक्निकली मंदी है कि 2 क्वार्टर आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, बट प्रैक्टिकली मंदी और रिसेशन वाली बात इस बार है नहीं। खाली है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने का वाला मामला बन रहा है। लेट्स सी क्या होता है, इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन बिल्कुल। तो बाय द वे सर, ये लॉरस के ना थोड़ा बेस में कंफ्यूजन हो गया था, तो अब सही बेस के साथ अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें तो अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं सर। एक तो स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इस समय, और अगर आप नंबर्स देखें तो लॉरस के आय 20% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 15% बढ़ा है, मार्जिन्स में आपने 1.5% की कटौती देखी है, बट अनुमान से बेहतर आए हैं, और कुल मुनाफा भी बढ़कर आया। हमारा अनुमान मुनाफा घटने का था। तो अगर आप लॉरस के नंबर्स अब देखें सही बेस के साथ, तो अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं लॉरस के, और इसलिए स्टॉक पर भी इस समय रिएक्शन वैसा ही आ रहा है। 30.8% से घटकर मार्जिन्स 29.5% के आए हैं, बट अनुमान से बेहतर आपको ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए स्टॉक में भी वैसा ही एक्शन बना हुआ है। आइए कुछ और कॉल्स भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आई थिंक एक पिक ऑफ द डे देने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी भी कल का काम आज ही कर रहे हैं। आइए बिल्कुल उनके लिए पिक ऑफ द डे का बताएं सर। दिवांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है HDFC बैंक। HDFC बैंक पे खरीदारी की राय है। स्टॉक प्राइस को देखें तो ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, डबल टॉप को निकालने की तैयारी में है, और मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट किसी दिन मॉर्निंग में गैप से साथ ही देखने को मिलेगा, और पोस्ट ब्रेकआउट यहाँ पर 1455 1460 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 50-60 रुपए की रैली HDFC बैंक यहाँ से दिखाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन के अंदर। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है HDFC बैंक में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, लगभग अप्रैल के मध्य से अगर आप अभी तक का चार्ट देखें दीपांशु, तो ये जो मौजूदा भाव हैं, यानी कि 1405 से लेकर के 1420 के लेवल्स, ये HDFC बैंक ने एक भी बार पार नहीं किया और ना ही इसके ऊपर क्लोज आया है। तो बिल्कुल एक बड़े ब्रेकआउट की कागार पर फिलहाल ये स्टॉक है, और जिस तरह का कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट से पहले हमने देखा है, उसमें एक नैरोइंग फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आमतौर पर ब्रेकआउट का सूचक होता है। तो जैसे ये स्टॉक 14-15 के लेवल्स को पार करेगा, तो जैसा राकेश जी ने कहा कि बड़ा गैप हो सकता है, और बहुत मुमकिन है कि आपको 1500 तक का एक स्ट्रेट रन देखने को मिले, इसीलिए यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना है 1385 रुपए पर, 1385 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 1445 का, इवेंचुअल टारगेट 1480 का, तो 1480 के टारगेट के लिए HDFC बैंक में हमारी खरीदारी की राय। ओके, HDFC बैंक, अभी आशु जी भी इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अगली सीरीज के लिए भी उन्हें HDFC बैंक अच्छा लग रहा है, और कल के लिए राकेश जी, कुणाल जी को भी पसंद आ रहा है। एक्सपायरी के दिन भी यहाँ पर आपको फायरवर्क्स दिख सकते हैं, और थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर 1480 के टारगेट्स यहाँ पर आपके आते हुए दिख रहे हैं। तो करीब 5-6% की तेजी इस पर आपको आती हुई दिखेगी। जय ठक्कर के पास चलते हैं और लेते हैं उनसे एक कैश का ऑप्शन।
बताएं जय। दीप, खरीदना है आपको 4 अगस्त की एक्सपायरी का 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 102 पर मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दीपांशु लगाएंगे T2 का, तो एग्जैक्ट 50 रुपए का ही बन रहा है। बट देन ये स्टॉप लॉस दीप कल वोलेटिलिटी हो सकती है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ही केवल, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ओनली फॉर टुमारोज सेशन क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा। 102 पर खरीदे, 52 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट दीप यहाँ पे निकलेगा 164 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 183। सो 164, 183 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे। दूसरा टारगेट छोटा सा दे रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड दी एक्सपायरी। आई मीन क्या अगर ऊपर की तरफ मूव देखने मिला तो आपको 16,800 ऊपर क्लोज देखने मिलता है कि नहीं, अदरवाइज वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने मिल सकती है। कीपिंग दैट इन माइंड कि ये वीकली एक्सपायरी में वो लेवल्स कहीं ना कहीं वो रेंज जो है हैज सीन दैट प्रॉफिट बुकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप जो हिसाब से आज मार्केट ने अच्छा खासा 16,400 के आसपास से एक रिकवरी दिखाया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 16,600 तो मुझे लग ही रहा था कि आएगा, टेस्ट होगा, उसके ऊपर टिक भी रहा है। मैंने जस्ट लास्ट हाफ एन आवर लेफ्ट, एंड मार्केट में वो स्ट्रेंथ अभी भी जो हिसाब से दिख रही है और जो हिसाब से डेटा शेप अप हो रहे हैं, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक तेजी है, और हमारे यहाँ पे खास कर मैं कहूंगा कि जो हिसाब से लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई चांस के वी माइट अगेन टुवर्ड्स दैट अपर एंड ऑफ द रेंज, दैट इज 16,800। हेंस ये 16,800 का कॉल, बट की एक्सपायरी का रेकमेंड किया गया। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी 16,800 अगली हफ्ते की एक्सपायरी, ना कि कल की एक्सपायरी का, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। इस बीच बजाज फाइनेंस को पुल अप करिए और जबरदस्त नंबर्स यहां पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। 2600 करोड़ का यहां पर मुनाफा आपको आते हुए दिखाया 1,000 करोड़ के सामने, तो 2.5 गुना मुनाफा बढ़कर आया है, और अनुमान यहां पर 2200 करोड़ का था, तो 2200 करोड़ के सामने 2600 करोड़ का, 400 करोड़ से मुनाफे को बीट किया है। इस समय जबरदस्त नंबर्स आपको बजाज फाइनेंस के आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी अनुमान से बेहतर ही दिख रही है। एसेट क्वालिटी तो खैर हमेशा परेशानी नहीं रहती है बजाज फाइनेंस में, अभी भी अनुमान से बेहतर ही और अच्छी क्वालिटी एसेट क्वालिटी की आई है। NII नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 6,400 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है, अनुमान यहाँ पर 6,060 करोड़ का था, तो 400 करोड़ से नेट इंटरेस्ट, इनफैक्ट 600 करोड़ से 6,640 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है, तो 600 करोड़ से NII ने बीट करा है और 400 करोड़ से मुनाफे का बीट आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त नंबर्स बजाज फाइनेंस के आपको इस समय आते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट कट बहुत ही मजबूत लग रहा है जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। एक बार वागले साहब से चार्ट पर भी राय ली जाए। वागले साहब, फर्स्ट कट बढ़िया नंबर्स हैं, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, NII प्रॉफिट दोनों अनुमान से बेहतर आए हैं, इनफैक्ट अनुमान से काफी बेहतर आए हैं, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। सर, चार्ट पर अपनी राय दें। दीपांशु, 6500 तक ये मोमेंटम में जाना चाहिए, जो 1 से 2 दिन में हो सकता है, शायद कल तक। अभी 63, 70, 75 है, आपको शायद 20-25 रुपए नीचे मिल सकता है। आपका 63.10 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 6500 का पहला टारगेट, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट है। पोजिशनली तो मेरा 6800 का टारगेट है, जो हफ्ता 2 हफ्ता में भी 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जबरदस्त नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस रही है बजाज फाइनेंस, बहुत गजब की परफॉर्मेंस है, हर एक पैरामीटर पर बहुत ही दमदार नंबर्स आते दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस। मुनाफा माय गॉड 1,000 से 2600 करोड़, क्या गजब की ग्रोथ है। सबसे बढ़िया बात भी इस बार नतीजों में यही दिख रही है कि नंबर्स एक के बाद एक जबरदस्त तगड़े नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और नंबर्स के लिहाज से कहीं कोई मिस तो छोड़िए, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर, बहुत ही बढ़िया नंबर। आई थिंक बाजार में थोड़ा ज्यादा ही पेसिमिज्म हो गया था बाजार की सिचुएशन लेकर, और अर्निंग्स तो डेफिनेटली आपको अच्छी दिख रही हैं। ग्रॉस एनपीए 1.6% से घटकर 1.25% केस कराते हुए दिख रहे हैं। एनीवे खैर इनको तो एनपीए की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि ओवरऑल बढ़ोतरी होती दिखी है। इनफैक्ट अनिल जी, ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है कंपनी का, 26 करोड़ का, जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। इस बार कई सारी कंपनियां ऐसी आ रही जिनके नंबर्स हाईएस्ट एवर आ रहे हैं प्रॉफिट में, बढ़िया कंपनी, बढ़िया है। बात निकली सर तो मारुति पे भी देख लीजिए। मारुति जो नंबर्स हैं वो तो थोड़े अनुमान से सुस्त थे, पर जिनके जो एक्सपोर्ट्स फिगर आए हैं वो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट फिगर्स मारुति के लिए आते हुए दिखे, और नई लॉन्चेस पर भी बाजार को भरोसा बढ़ रहा है, और देखिए अब स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 2% ऊपर आया मारुति। तो इनिशियली थोड़ा नंबर्स पर लड़खड़ाया था, पर फाइन प्रिंट के बाद अब बाजार का कॉन्फिडेंस मारुति पर बढ़ते हुए दिख रहा है। वैसे अनुमान से कमजोर है मारुति के नंबर्स। आइए एक कॉल दे रहे हैं सचिन जी, चलते हैं उनके पास, बिगुल BTSTT का।
बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर मारुति के बाद मुझे लग रहा है एस्कॉर्ट्स में अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए। 1700 का एक अहम लेवल था जो ब्रेक कर रहा है स्टॉक, एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1765 के आसपास के स्विंग कंफर्टेबली बनने चाहिए 1 से 2 दिनों में, एंड पोजिशनली 1830 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। एक अच्छी फ्लोर इसने एस्टैब्लिश की है 1660 के आसपास, एंड वहीं से एक रिवर्सल यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1685 पे, पहला टारगेट होगा अराउंड 1760 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1830 तक ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूड रहनी चाहिए एस्कॉर्ट्स में। तो 1830 तक जा सकता है एस्कॉर्ट्स, इस पर रखिए नजर। 1700 के लेवल से तो अच्छी मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3:05 हो रहे हैं दीप, और एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर रुके मार्केट, जो मैंने बिल्कुल बोला 16,635 3-5 के पहले इसको क्रॉस करना, एग्जैक्टली उसी लेवल पर है, उसी टाइम पर पहुंचा है। और 36,750 का लेवल दिया, 765 पर है बैंक निफ्टी। मतलब ये पता नहीं चल रहा कि क्रॉस माना जाए या ना माना जाए। लेट्स सी। हाँ, क्योंकि 3 बजे के पहले इसके ऊपर निकल के टिकना वैसे लग तो रहा है, क्रॉस करने की तैयारी दोनों ही लेवल के आसपास है। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पर दोनों, निफ्टी भी वही है, बैंक निफ्टी 750 निफ्टी और 635 बैंक निफ्टी, 635 निफ्टी और 750 बैंक, चाहिए थे वही आ गए। गजब के लेवल दोनों निकले एकदम बिल्कुल पर। लेट्स सी लास्ट में क्या कुछ होता है ना। बिल्कुल, तो बाजार तो बढ़िया मूड में है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। नतीजे भी अब तक जो आए हैं वो अच्छे ही आपको दिख रहे हैं, पर नतीजे और भी आने वाले हैं, और उसमें बायोकॉन के पर भी नजर है। आइए अरमान से एक बार जानते हैं बायोकॉन कैसे रहेंगे इनके नतीजे। अरमान बताइए। जी, बायोकॉन के भी नतीजे बढ़िया आने का जो जैसा मूड चल रहा है अभी, बायोकॉन के भी जो अनुमान है वो काफ़ी बढ़िया है। आय में लगभग 33% का उछाल है। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे, कामकाजी मुनाफे में भी 48% का उछाल है, और जो जनरली देखा गया है मार्जिन्स पर दबाव, पर यहाँ पर नहीं है। मार्जिन्स जो हमारा अनुमान है वो 24% से बढ़कर 25% पर आते हुए दिखेंगे, और मुनाफे में भी देखिए 106 करोड़ से बढ़कर वो लगभग 260 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेंगे। एक तो जो लो बेस है उसका इनको फायदा मिल रहा है, उसी के साथ साथ आप बायोलॉजिक्स देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और जेनरिक एपीआई है, जहाँ से उनको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो मार्जिन्स ये क्यों इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये जो प्रोडक्ट मिक्स से कर रहे हैं उसके चलते मार्जिन्स में भी आपको सुधार दिखेगा। तो मार्जिन्स में सुधार दिखने वाला है, और बायोकॉन इस पर रखनी नजर। आज थोड़ा मोमेंटम में भी दिख रहा है, कुछ भूले भटके फार्मा शेयर्स का आज दिन बन रहा है। सन फार्मा पर अभी राकेश जी, कुणाल जी की राय थी। बंसी जी, बायोकॉन पर क्या राय है सर? दीपांशु, बायोकॉन के अंदर भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। चूंकि नतीजे हैं तो दीपांशु बिल्कुल किसी तरीके का एडवेंचर बायोकॉन के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नतीजों में ये एडवेंचर करने वालों को पनिश बहुत बुरी तरीके से करता है। पैटर्न बढ़िया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो अपने अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार एडवेंचर की राय होगी। अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो 320 के नीचे का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 330 335 के टारगेट थे। तो ये है आपके लिए बायोकॉन, जिस पर नतीजों की है नजर। यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके भी आने वाले हैं नतीजे, ये भी फोकस में रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो आज काफी कमजोर दिख रहा है नतीजों के बाद, नतीजों का तो बड़ा मिस था, बट यूनाइटेड ब्रूअरीज से क्या करना चाहिए, एक्सपेक्ट आई जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेशन? जी, हमारा अनुमान ये है कि जो आय है, आय में आपको लगभग 91% की बढ़ोतरी दिखेगी। यहाँ पर भी देखिए जो लोअर बेस है उसके चलते आपको ये सारे फिगर्स बढ़े हुए दिखेंगे। आप कामकाजी मुनाफा देखिए, कामकाजी मुनाफा 95 करोड़ का जो बेस है उससे बढ़कर लगभग 280 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। हालांकि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, वो 8% से बढ़कर 13% के आसपास आने का अनुमान है। और मुनाफे की अगर बात करें तो 31 करोड़ से बढ़कर लगभग 170 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। अगर आप क्यू देखेंगे, क्यू भी जो हमारा अनुमान है वो नतीजे बेहतर ही रहेंगे। जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, जो टोटल अगर ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन है, हालांकि उस पर आपको थोड़ा बहुत दबाव दिख सकता है, और बढ़ती ग्लास और बैरली के दामों से ग्रॉस मार्जिन्स पे ये एक रीजन हो सकता है कि उनके ग्रॉस मार्जिन्स में थोड़ा दबाव दिखे। तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज, यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन्स पर आपको ओवरऑल थोड़ा दबाव आते हुए दिख सकता है, इस पर भी रखनी है नजर। एक्शन में रहेगा काउंटर। एक्शन में कुछ और काउंटर जो आपको आते हुए दिख रहे हैं इस समय। एस्ट्रल पर एक स्पाइक आपको दिखेगा, 1800 का लेवल एस्ट्रल इस समय क्रॉस करने के लिए तैयार है। कुणाल जी देखें सर, 3% ऊपर एस्ट्रल 1800 पर आते हुए दिख रहा है इस समय। देखिए, बहुत समय चुप रहने के बाद अब एक्सपायरी प्रेशर्स यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं दीपांशु, और उसी के चलते आपको इसमें तेजी बनते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि एक पुल बैक मूव डेफिनेटली आना चाहिए, और इसमें बहुत मुमकिन है कि 1875 1900 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहें, स्टॉक काफी पिट चुका है, एक बेस भी नीचे के लेवल्स पर बना है, तो यहाँ पर
अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें तो बाय साइड पर ज्यादा फेवरेबल है, खरीद करके चलें। 1750 का एक स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है 1900 तक का एक स्ट्रेट रन देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल, जिस पर आपको एक मूव बनती हुई दिख सकती है। जय के पास चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या किया है। फ्रेश आइडेंटिफाई, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 525 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ऑगस्ट सीरीज का। ये आपको मिलेगा 20 रुपए 25 पैसे में। दीप, छोटा सा एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 15 रुपए 75 पैसे का। दीप, सो आपका स्टॉप लॉस नियरली अराउंड 4.5 रुपीज, दैट इज अराउंड 7,000 रुपीज के आसपास का होगा। टारगेट ऊपर में दीपांशु इसके निकल कर आ रहे 29 एंड 36, सो 36 रुपए तक का आपको मूव पर की तरफ देखने मिलेगा। आप देखिए 4.5 पॉइंट के सामने आपको लगभग 15-16 रुपए। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बनकर आ रहा है। डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ द सीरीज होगी, सो रिस्क रिवॉर्ड उस तरह पे बनेगी भी। बट देन पीएसयू बैंक स्टॉक्स में दीप अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इनफैक्ट अगर आप पूरे ये मूव में देखें और फिर से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो हिसाब से दीप 525 के लेवल्स निकाले, आई वाज जस्ट आईइंग दिस, वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस कुड बी द फर्स्ट बैंक व्हिच कैन हिट लाइफ टाइम हाई, आई मीन अमंग द पीएसयू, मे बी अमंग द रेस्ट ऑफ द बैंक्स। तो यहाँ से अच्छी स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है दीप। आई थिंक दैट जो हिसाब से 525 के ऊपर निकला है, स्टेट बैंक 550-60 तक के लेवल्स आपको देखने मिलने चाहिए, एंड दिस कैन हेल्प बैंक निफ्टी एंड अदर ओवरऑल मोमेंटम एंड सेंटिमेंट इन बैंकिंग। सो एसबीआई में आप कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। जय, ये कॉल सॉरी कितने में मिल रही है इस समय कॉल? 29 और 36 के टारगेट है, बट फिलहाल क्या प्राइस इसका? 20 रुपए 25 पैसे के आसपास रिकमेंड किए फॉर टारगेट्स ऑफ 29 एंड 36। 525 की कॉल अगस्त महीने की खरीद कर रखें और स्टॉक 550 को लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है, बट फिलहाल यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है पॉजिटिव साइड में। ये है आपके लिए एसबीआई पर नजर। वागले साहब के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। अंशु ऑलरेडी 2 बार कवर हो चुका है। सन फार्मा इसमें क्लियर कट BTST है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, हाईएस्ट लेवल ऑफ द डे के आसपास क्लोज हो रहा है, 895 के आसपास है। 888 का स्टॉप लॉस होगा। 905-908 तक के टारगेट्स आपको कल सुबह देखने को मिलने चाहिए। पोजिशनली या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये 935-940 तक जा सकता है। और मेरा डिस्क्लोजर है, मेरे पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। तो यह है आपके लिए सन फार्मा, जिस पर आपको रखनी है नजर। इस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। आई आशु जी भी अपनी एक कॉल पर अपडेट देना चाह रहे हैं। आशु जी बताएं सर, अपडेट आपको देना था। दीपांशु, मैंने तो अनिल जी को बोलना था कि उन्होंने 630 निफ्टी मांगा था, 630 आ गया। और जो दीपांशु मैं बोल रहा हूँ कि कॉल्ड सेलर्स बहुत बुरी तरह ट्रैप्ड है, तो शॉर्ट वाले का तो बहुत कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी इवेंट फेवरेबल आ गया और मार्केट ने लिया तो कल बहुत अच्छी गैप अप भी मार्केट को मिल सकती है, जो इस तरह की शॉर्ट कवरिंग है। अब देखना होगा दीपांशु के शॉर्ट सेलर आज शाम को 3:30 तक कवर करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बट माय व्यू इज सुपर पॉजिटिव। और अब मैं अनिल जी से बल्कि इनफैक्ट पूछना चाहता था, उन्होंने 630 मांगा था कि 630 आ जाए तो फिर वो जो कई बार कहते हैं कि तोड़फोड़ शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो क्या वो तोड़फोड़ शॉर्ट कवरिंग दिख रही है? क्योंकि 630 क्रॉस कर गया कन्विंसिंगली। जी नहीं, उसका रीजन ये कि समय बहुत कम है, 15 मिनट बचे हैं। अगर समय ज़्यादा होता तो बढ़िया था, क्योंकि अब वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए उतना टाइम भी चाहिए, और बैंक निफ्टी भी 36,750 के आसपास ही। अब जो होगा कल ही होगा आशु जी, अब कल के लिए रखते हैं सारा का सारा काम। तो आई थिंक आज के लिए डन है मेरे ख्याल से, ठीक है। 10-15 पॉइंट और 15-20 पॉइंट बढ़ सकता है, टाइम जितना है उस हिसाब से, क्योंकि आपको बढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए एक्चुअली, वैसा है। समय कम है, नहीं तो कितना 3-15 हो गया ना। हाँ, 15 मिनट है, 15 मिनट है तो हाँ हो सकता है 650-675 थोड़ा हो जाए, बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ नीचे नहीं जाएगा, ये 16,600 के नीचे बंद नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम आपको क्लोजिंग 16,600 के नीचे नहीं मिलेगी, वो कंफर्टर। एक और बढ़िया चीज़ दीप जो है वो बैंक निफ्टी में कि 36,638 की आपको क्लोजिंग मिली थी 22 तारीख को, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो जो 15,200 से हमने रनअप देखा है निफ्टी में, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आज आपको बैंक निफ्टी में मिल रही है।
बैंक निफ्टी में भी हाईएस्ट क्लोजिंग 719 की मिली थी। खैर निफ्टी में तो हम दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी 36,738 की, उसके आसपास उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने की, तो बैंक निफ्टी बेहतर क्लोजिंग दे रहा है, ये एक बढ़िया संकेत है। और निफ्टी भी 16,600 के ऊपर बंद हो रहा है, तो अच्छा मजबूती है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, तो अच्छे संकेत आ रहे हैं बाजार से। डाउ फ्यूचर्स भी 250 अंक ऊपर है, तो वहां से भी पूरा सहारा आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है। और फार्मा शेयर्स में ही एक्शन बन रहा है। लॉरस पर हमने स्पाइक देखा, बायोकॉन की अभी हम बात कर रहे थे, सन फार्मा नई टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। कन्विक्शन कॉल्स है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। स्ट्राइड्स पर भी नजर डाल दीजिए, 2-2.5% ऊपर ये भी इस समय आ रहा है। एक अच्छी मूव इस पर भी आपको आती हुई दिखेगी। भूला भटका फार्मा शेयर है, बट स्पाइक करने के मूड में, तो आज फार्मा का दिन बनते हुए दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा एक्शन इस स्पेस में भी रोटेशन के दम पर आ रहा है। किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। किरण जी आप ही ने तो बोला बिगुल बजा और आप ही म्यूट है। अच्छा समझो हम कोई सवाल नहीं, एक मिनट हम कोई सवाल पूछे और आप म्यूट पे हो, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई, आप अपना काम कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, 4, 8, 5, 7, 8, 10 लोग और हैं, उनसे सवाल पूछोगे। आशु जी ने बोलना शुरू कर दिया तो आदमी एक बार ब्रेकफास्ट करने, स्नैक्स करने, कुछ भी छोटे मोटे काम निपटा के भी आ सकता है कि चलो घूम के आ जाएं। लेकिन ये तो बिगुल की फरमाइश ही आप ही की है, आपने बोला बिगुल बजा रहा है और हम आपके पास आ रहे तब भी म्यूट, ऐसा क्यों? अनिल जी गलती हो गई, म्यूट हो गए, पर ऐसे मजा ही नहीं आता। गलती तो कोई आसानी से गलती मान ले, फिर मजा नहीं आता हमको। थोड़ा तो बंसल जी से सीखो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। बंसल जी भी जो बोल रहे थे म्यूट होके ही बोल रहे हैं। बंसल जी आप भी म्यूट ही हो, आप क्या सिखाओगे? नहीं अनिल जी मेरे कुछ जी बंसल जी बोलिए। अरे अनिल जी मैं म्यूट नहीं हूं। अच्छा अनम्यूट हो, प्रूफ दो। चलिए जब तक बंसल जी का कंफ्यूजन दूर हो, किरण जी अपनी कॉल दें, आप प्लीज बताइए। अनिल जी एक रिव्यू देना चाहता हूँ। टाटा मोटर्स का परसों जो कॉल दिया था, जो टारगेट्स डबल के कहे थे, वो बिल्कुल हासिल होते नजर आ गए और ये 2 दिनों में हुआ है। ये जो मैं कॉल दे रहा हूं वो सबसे बेहतरीन रहेगा। आज दिन भर में एक भी कॉल नहीं दिया, ये मेरा पहला कॉल है और ये स्पेशल पिक माना जाए अनिल जी। और ये शायद आपको अगस्त सीरीज का पिक भी देखने को मिल जाना चाहिए, इतने बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। बाय करना है जीएनएफसी का जो अपमूव देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और दूसरी चीज जो छोटा सा कंसोलिडेशन देखा था उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे टारगेट्स बहुत बड़े हैं अनिल जी। आपका स्टॉप लॉस, मैं ये स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं क्योंकि कई लोग नेक्स्ट सीरीज में भी ट्रेड करते नजर आएंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 675। मेरे पहले टारगेट कल के लिए रहेंगे 725। 725 कल के लिए देखने को मिल जाने चाहिए। जो पैटर्न है बहुत ही शानदार है। ऑप्शन चेन डेटा अगले सीरीज में भी देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगस्त सीरीज के लिए मेरे टारगेट्स रहेंगे 800 के। तो मेरा मानना है कि ये बड़े टारगेट्स के लिए आपको प्ले करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जीएनएफसी का बाय कॉल है। तो ट्रेडिंग के लिए 725 और पूरी सीरीज के लिए अगर आप लें तो 800 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। जीएनएफसी में आप एक बड़ी मूव आते हुए दिख रहे हैं। आज फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए खबर भी थी, BASF अमोनिया प्रोडक्शन कम करने वाला है क्योंकि वहां पर गैस की शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। नतीजे के बाद कोरोमंडल में भी एक बढ़िया उछाल आते हुए दिखा है। इनफैक्ट वो स्टॉक भी 7% ऊपर इस समय दिख रहा है। तो एग्रोकेमिकल स्पेस, इस पर रखिए नजर। आज यहाँ पर बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। और कुछ खबर आ रही है, आज कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और टेलीकॉम स्पेस पर तो पूरा फोकस है, ऑक्शन चल रहे हैं। साथ ही BSNL के रिवाइवल पर सरकार का पूरा एक्शन है। इनफैक्ट BSNL और BBNL के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। साथ ही BSNL और MTNL के डेट रिस्ट्रक्चरिंग को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार अगले 3 साल के लिए BSNL की
जो लगभग 23,000 करोड़ की जो बॉन्ड जारी करने वाला है, और एमटीएल में 2 साल के लिए 17,500 करोड़ के बॉन्ड्स जारी करने वाला है। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिली है बीएसएनएल एमटीएनएल के लिए, और साथ ही बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 2 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होगी थोड़ी देर में, वहाँ से कुछ और डिटेल्स भी लेंगे, बट फिलहाल सूत्र मुताबिक ये आपके लिए अपडेट्स इस समय आ रहे हैं। आइए, बजाज फाइनेंस तो जबरदस्त नतीजों के बाद अब रिएक्ट भी कर रहा है। बजाज फिनसर्व कल नतीजे पे आएंगे और साथ ही शेयर विभाजन या बोनस शेयर के जारी करने पर भी फैसला आ सकता है। पर कैसे रहेंगे नतीजे, एक बार जान लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, बजाज फिनसर्व कि बजाज फिनसर्व के भी जो नतीजे है, जो हमारा अनुमान है, वो बेहतर ही आने का अनुमान है। एक तो सबसे पहला जो ज़्यादातर सब कंपनियों के इसमें हो रहा है, एक तो लोअर बेस के चलते वो आपको फायदा दिखता हुआ दिखेगा। हमारा जो अनुमान है वो एनआईआईज जो है, एनआईआई लगभग 26% बढ़कर आने का अनुमान है। और अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा हमारा 62% बढ़कर आने का अनुमान है। अब क्या है रीज़न? एक रीज़न तो ये है कि जो इसका इंश्योरेंस कारोबार है उसमें जो प्रीमियम ग्रोथ है, उसके चलते जो प्रीमियम में उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके चलते ही आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखेंगे। और जो स्लिपेजेस हैं वहाँ पर भी आपको कमी आती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ जो पहले जो प्रेशर था क्लेम्स का, इस बार क्लेम्स में भी कमी आने का अनुमान है। तो ओवरऑल अच्छे नतीजे रहेंगे इसके। और चलिए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी आ सकता है। तो दोनों लिहाज से बजाज फाइनेंस के बाद अब बजाज फिनसर्व के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट इंपॉर्टेंट है जानना अनिल जी से उनकी 3-20 की स्ट्रैटेजी, और बढ़िया लेवल्स हैं बाजार के। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी। 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर सर। तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक्शन वहां पर इस समय दिख रहा है। और जो आप लेवल्स की बात कर रहे थे उसके ऊपर अब बाजार आ गया है। 16,650 पर निफ्टी सर, और 36,780 पर बैंक निफ्टी। क्या करके जाए? मेरे हिसाब से तो पोजीशन कम से कम रखनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन बनाने वाला तो कोई ऐसा कारण है नहीं जी। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 16,500 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 16,800 का कॉल खरीद कर हेज कर सकते हैं। 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे, मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो क्या खुलेगा? 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। इससे ज़्यादा तो गैप से खुलने की संभावना कम है जी। सो 150, और या अगर आपकी ताकत है 150 पॉइंट रिस्क रखने की, तो फिर आप अपनी पोजीशन बनाकर जाएं। और बनाकर जाने में आप बीचों बीच में है ट्रेडिंग रेंज के, तो आइदर साइड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो तो एक दिन इंतजार कर लेना ठीक है, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। कल ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी वैसे बंद बहुत बढ़िया हो रहा है। 36,750 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया मानी जाएगी। है तो बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और निफ्टी ने भी जो आज करेक्शन पूरा करके 2 दिन का करेक्शन करके, जिसमें मार्केट हल्के हुए हैं और वापस से जो पूरी स्क्रीन पर रिकवरी दी है 3 दिनों तक एफआईएस की बिकवाली के बावजूद, जो ताकत तो है। सो लॉन्ग साइड पर डेफिनेटली आपके लिए वेटेज ज़्यादा है शॉर्ट साइड के मुकाबले में। लेकिन बात वही कि आप इवेंट के पहले करना चाहते हैं क्या। सो अपनी अपनी रिस्क है, बट मेरी राय क्लियर है, जो कुछ भी करना है नेक्स्ट डे करें, ज़्यादा बढ़िया है। कल अगर आपका बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है 36,500 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट है 37,000 का कॉल ले लीजिए, हेज कर लीजिए। बस सिंपल सी चीज़, हेजिंग के साथ रहें, ज़्यादा बढ़िया है। 250 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे निफ्टी। इनमें से एक ओपनिंग क्लोजिंग जो भी आपको मिले उसके हिसाब से आपको ट्रेड करें। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी। अच्छा मूड माहौल है, बट थोड़ा हल्के रहिए, कोई बात नहीं। कल फिर से मौका मिलेगा, परसों मौका मिलेगा। इवेंट रिस्क है तो दोनों तरफ के आपके मूव हो सकते हैं। बाय द वे, खबर आने के बाद एमटीएनएल का शेयर जरा देख लीजिए, सर्किट की तरफ भाग रहा है अनिल जी। 20% कुछ लेना देना नहीं है। वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग ना, एमटीएनएल के डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, उसका थोड़ा एक्शन इसमें आ रहा है। कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, तो ये है आपके लिए। टेलीकॉम स्पेस पर रखिए नज़र, और थोड़ा जो एक्शन बाजार का है। आइए, नतीजों के लिए बिजी दिन होने वाला है, और कल श्री सीमेंट के भी नतीजे आएंगे। एक बार अरमान से जानते हैं कैसे रहेंगे श्री सीमेंट की परफॉर्मेंस। अरमान, अल्ट्राटेक में तो हमने देखा बाजार को परफॉर्मेंस पसंद आई, पूरे सीमेंट स्पेस में तेजी आई। श्री सीमेंट भी आज बज कर रहा है नतीजों से पहले। कैसे रहेंगे इसके नतीजे? देखिए, इसके नतीजे मिक्स्ड रहने का अनुमान है। जो जनरली सीमेंट सेक्टर के लिए देखा जा रहा है कि बाकी जो सीमेंट सेक्टर में जिसमें अनुमान था उनसे थोड़े बेहतर मार्जिन आते हुए दिखे, तो आपको सभी जगह अच्छा खासा अपटिक देखने के लिए मिला। श्री सीमेंट के लिए जो हमारा अनुमान है कि इनका जो रियलाइजेशन है, आपको रियलाइजेशन में लगभग 5% का उछाल दिखेगा, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में भी आपको उछाल दिखेगा। उसके चलते जो आपकी टॉप लाइन है, जो आपका आय है, आय में आपको हमारा जो अनुमान है वो लगभग 16% के आसपास बढ़ोतरी का अनुमान है। अब मेजर दिक्कत है यहाँ पर कि मार्जिन में, मार्जिन जो है वो हमारा अनुमान है कि 29.4% से घटकर 22.2% आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो जनरल जो भी कोयला हुआ या फ्रेट कॉस्ट हुआ वो जो ज़्यादा थी उसको पूरा वो पास ऑन नहीं कर पाए, उसके चलते आपको मार्जिन्स में दबाव दिखेगा। और
एक और चीज़ जो बड़ी भी जो इनकी वेरिएबल या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वहाँ पर आपको अच्छे से लुकआउट करना पड़ेगा कि कितना वो एक्चुअली में पास ऑन कर पाए। वहीं एक हमेशा जो पिछले जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी यही चीज़ हुई थी कि उनमें अच्छे से किसी ने पास ऑन कर दिया था और उसको रैशनलाइज कर दिया था, तो उनके जो अनुमान थे उससे बेहतर मार्जिन आते हुए दिखा, तो सब जगह अपटिक दिखा। तो यहाँ पर भी यही देखना होगा कि ये कितना जो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको पास ऑन कर पाए हैं, कितना कॉस्ट पास ऑन कर पाए हैं। बात वैसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है कंपनी विद इन द एंटायर सीमेंट बास्केट, जहाँ तक श्री सीमेंट का सवाल है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट तो इनका ऑलरेडी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पर देखते हैं अब कैसी परफॉर्मेंस इनकी आएगी। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। 22 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 31.5 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखा है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस ऑन फर्स्ट कट लेटेंट व्यू की दिख रही है। आय 88 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है, तो करीब 40% आय भी बढ़कर आई है। और स्टॉक भी देखिए कुणाल जी, जरा लेटेंट व्यू का चार्ट पुल अप करें, क्योंकि 7.5% ऊपर काउंटर इस समय दिख रहा है। जबरदस्त नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहे हैं। मुनाफा आय दोनों में अच्छी बढ़त रही है, कामकाजी मुनाफे में भी आपने अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन हालांकि थोड़े घटे हैं, करीब 31% से घटकर 29% के इनके मार्जिन आते हुए दिखे हैं, बट अदरवाइज अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है लेटेंट व्यू की। सर चार्ट बहुत बढ़िया है दीपांशु, ब्रेकआउट कई दिनों के बाद आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफी समय से सबड्यूड था, लेकिन आज के इस ट्रेड में, आज के जिस तरह का भी रिजल्ट के बाद मूव आया है, मुझे लगता है कि स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 375 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, 375 के नीचे मुझे लगता है कि इसको लेकर के जाना चाहिए। आपको इसमें 412 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो मेरी राय में बिल्कुल होल्ड करें। जिनके पास पहले का लिया हुआ है होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। ओके, तो चाहे तो नई खरीदारी भी आप इन स्तरों पर कर सकते हैं, यहां पर आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। एक टाटा कंज्यूमर में स्पाइक आते हुए दिख रहा है, जरा वागले साहब से इस चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। वागले साहब, 800 का लेवल आज क्रॉस कर रहा है टाटा कंज्यूमर और मूव कर रहा है इस समय, जरा चार्ट देखें सर। दीपांशु 800 के ऊपर तो निकल गया है, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए 815 818 के आसपास। 820 का इसका अगला पड़ाव है, जो क्रॉस करने के बाद इसमें बड़ी मूव आ सकती है, जो मेरा मानना नहीं है इमीडिएटली होगा। तो 790 और 820 ये रेंज होगी। 790 820 की ये रेंज होगी टाटा कंज्यूमर। नजर रखिए, एक स्पाइक दिखा था जरूर इसके काउंटर पर क्लोजिंग में जाने से पहले। डाबर, जुबिलेंट फूड ये भी मूव करते हुए आपको दिख रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स पर रखिए नजर, कल के लिए शायद कुछ पोजीशंस यहाँ पर आपको अच्छी बनती दिख रही है। नेस्ले में भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर मूवमेंट है। और सीमेंट पर रखिए नजर, जेके सीमेंट, इस पर भी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा था। अभी हम श्री सीमेंट की बात कर रहे थे, रैमको सीमेंट भी मूव कर रहा है, जेके सीमेंट में भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन दिख रहा है। सचिन जी जरा देखें सर जेके सीमेंट का चार्ट। दीपांशु, आई थिंक ये पूरा पैक काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट लगातार 7 दिनों से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इंटैक्ट है। इमीडिएट बेसिस पे जो इसने एक हर्डल पार किया है 2400 का, तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मूव जरूर नजर आनी चाहिए। तो लगभग 2580 से 2600 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बनने चाहिए, जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि लगातार आई थिंक 3 हफ्तों से ये पर्टिकुलर रैली चलते आ रही है। सो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से ही अपनी पोजीशंस को आपको राइड करना है। फ्रेश खरीदारी मैं यहाँ पर करने की सलाह नहीं दूंगा, बट जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, तो 2380 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर है, तब तक आई थिंक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रह सकता है ऑन द हायर साइड। ओके, तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट पर है। सीमेंट स्टॉक्स के लिए भी कल एक इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आज आई थिंक थोड़ा एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी हो सकता है और थोड़ा मार्केट रोटेशन भी, बट कुछ फॉरगॉटन स्टॉक्स और कुछ फॉरगॉटन सेक्टर्स एक्शन में आए, स्पेशली फार्मा। सन फार्मा टॉप गेनर था आपके लिए, और डिवीज लैब में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। सिप्ला की कल भी बात हो रही थी, आज भी 2% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज हालांकि ऊपर से फिसला है, बट फिर भी 2% ऊपर ये काउंटर बंद होते हुए दिख रहा है। एसबीआई, अभी इसकी बात चल रही थी, 3% ऊपर एसबीआई आपको दिखा है। एलएनटी नतीजों के बाद का शार्प रिएक्शन, 2.5% ऊपर। टीसीएस आज 2.5% ऊपर था। एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस शानदार नतीजे, उसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन भी आते हुए दिख रहा। अल्ट्राटेक, बीपीसीएल, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, एक्सिस, इंडसइंड, एचसीएल टेक, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। सिर्फ 8 निफ्टी स्टॉक्स है नेगेटिव टेरिटरी में, उसमें भी टॉप लूजर भारतीय एयरटेल सिर्फ 1.5% नीचे था। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प पर थोड़ा प्रेशर दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम सपाट रहा आज के ट्रेडिंग सेशन में। वायदा कारोबार की तरफ आए, और यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर मोमेंटम बढ़िया दिख रहा था। 7% ऊपर लॉरस लैब्स नतीजों के बाद। कोरोमैंडल 6.5% ऊपर नतीजों के बाद। जीएनएफसी में अच्छी खरीदारी। ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, एक्साइड, कैनफिन होम्स, पीवीआर,
कोफोर्ज, रैमको सीमेंट, मनापुरम और साथ ही निपॉन लाइफ और इंडिया मार्ट, यहाँ पर आपने बढ़िया खरीदारी बनती हुई देखी है। HAL ये भी मोमेंटम में था। BEL यहाँ पर भी खरीदारी दिख रही थी। माइंडट्री, एस्ट्रल, अमर राजा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, IDFC, औरबिंदो और दालमिया भारत यहाँ पर भी पॉजिटिव रुझान रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजों के बाद 7% टूटा है आज ये काउंटर। M&M फाइनेंस में 4% की कमजोरी रही। टाटा पावर यहाँ पर नतीजों का रिएक्शन 3.5% नीचे। सुबह हम बात भी कर रहे थे, कुछ खास दिखा नहीं था नतीजों में इनके। यूनाइटेड ब्रूरीज कल आएंगे नतीजे, उससे पहले माफ कीजिएगा आज आएंगे नतीजे, उससे पहले 2.25% नीचे रहा। NBCC कल इसका आखिरी दिन है वायदा कारोबार में, अगली सीरीज से वायदा कारोबार से बाहर हो जाएगा, आज करीब 1.5% नीचे रहा। ऑरेकल फाइनेंशियल, इंटरग्लोब, पेट्रोनेट, RBL, मुथूट और सिटी यूनियन यहाँ पर भी कमजोरी दिखी। कैश मार्केट में आए जोमैटो, 2 दिन में भारी बिकवाली के बाद आज एक बाउंस बैक का दिन आपको इस काउंटर के लिए दिखा। करीब 6% ऊपर आपको जोमैटो आज ट्रेड में आते हुए दिख रहा था। खरीदारी थी लेटेंट व्यू नतीजों के बाद 9% ऊपर। शॉपर स्टॉप नतीजों का रिएक्शन, इस पर भी 8% की तेजी। MSTC, डेटा पैटर्न्स, प्रिजम जॉनसन, मैपमा इंडिया, CE इन्फो सिस्टम्स, बजाज हेल्थ केयर, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। तो अच्छा पार्टिसिपेशन था और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आज के बाजार में दिखा। कई सेक्टर्स थे जहां पर परफॉर्मेंस की। येस बैंक 7.5% ऊपर था। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में आपने खरीदारी देखी है। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी पॉजिटिव रुझान बनते हुए दिखा। मूवमेंट आपको आते हुए दिखा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी। JSW एनर्जी यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और इसके साथ ही हमने देखा इंडियन बैंक और स्ट्राइड्स फार्मा, ये भी कुछ और काउंटर थे जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा। तो अनिल जी, बड़ा इवेंट है, कल एक्सपायरी है, पर उससे पहले डेज हाई पर बाजार क्लोज होते हुए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है ये सारा का सारा एक्शन आज के बाजार का, ये सारा का सारा एक्शन आज के बाजार का। आप देख सकते हैं इस वक्त 16,640 के आसपास बंद होता है निफ्टी। प्रोविजनल क्लोजिंग भी आपको लगभग यही मिलेगी, 35-40 के आसपास ही मिलेगी। और बैंक निफ्टी की भी प्रोविजनल क्लोजिंग आपको 36,650-675 की रेंज में ही मिलेगी, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में बाजार मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे, धीमे धीमे दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होते हुए नजर आए। 150 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स से, 185 अंक ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। और रुपए में 12 पैसे की कमजोरी, हाँ कमजोरी, 79.90 $1 का दाम है इस वक्त आपके लिए। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर आपको बता दें क्या कुछ हो रहा है। क्या अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम लगाने का समय आ गया है? जी हाँ, बिजनेस की जांच पड़ताल में कई सारी बातें ऐसी हैं जो चौंकाने वाली आई। ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर हर तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो में भी निवेश करने की बेसिक पेड़ की राय दी है। इनको तो इंडोर्समेंट के पैसे मिल गए, मगर फॉलोअर्स की सारी गाड़ी कमाई डूब गई। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे एक विशेष शो, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की सारी करतूतों पर हम करेंगे चर्चा। समझेंगे कि इन पर क्या नकेल कसने का वक्त आ चुका है। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में आर गांधी साहब, जो कि पूर्व डेप्यूटी गवर्नर है RBI के। सुभाष कामत साहब है, जो कि चेयरमैन है ASCI यानी कि द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। शाम 5:56 यानी कि 6 बजे देखिए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर पर सेंसर। क्रिप्टो की बात है, इन्फ्लुएंसर की बात है, जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। एक राय तो जरूरी है। आशु सर, फाइनली जो आपकी फेमस ग्लोबल पोंजी स्कीम, जिसको इंडोर्स करने का काम काफी इन्फ्लुएंसर्स ने जोर शोर से किया है, उस पर एक्शन होने की तैयारी में है। देखिए हम आज शाम को एक इस पे विशेष शो कर रहे हैं, और अगर आप अगर आपके पास समय हो तो मैं आपका नाम तुरंत ही प्रभाव से इस शो में जोड़ दूं। नहीं अनिल जी, ऑलरेडी मतलब इतना कुछ मैं बोल देता हूँ, तो आई थिंक जो इस तरह के शोज हैं, मतलब मेरा स्टैंड तो अनिल जी क्लियर है, और कुछ निकल जाएगा तो बेटर ही है ना, अवॉइड करता हूँ। नहीं ठीक बात है, तो चलिए बढ़िया है। तो जो कुछ भी आपके सामने है क्रिप्टो को लेकर, सवाल क्रिप्टो का ही नहीं है, सवाल ये कि इन्फ्लुएंसर्स कोई भी प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करते तो उसके ऊपर किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये आपके लिए। बंसल जी की भी कुछ विशेष टिप्पणी आ रही। जी बंसल जी। देखिए एक नई गाइडलाइन CCPA की अनिल जी नई गाइडलाइंस फोर्स में आ चुकी है लास्ट मंथ से, और उस गाइडलाइन के बाद अनिल जी ना सिर्फ डिजिटल ये जो सोशल मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं अनिल जी, इवन जो ब्रांड इंडोर्स करते हैं वो भी अनिल जी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो भी चीज वो रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब कि फॉल्स क्लेम्स के लिए। तो अनिल जी इवन इसमें अमिताभ बच्चन जी का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करने से पहले लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो अनिल जी ये जो कहानी है डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की, ये अब खत्म होने वाली है, और काफी दिक्कत होगी अनिल जी। कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी इंडोर्समेंट होती है। इनफैक्ट अनिल जी क्रिप्टोस के अंदर वो वॉल्ट्स करके जो क्रिप्टो था
वो तो अनिल जी हमारी पॉन्जी स्कीम से भी खराब पॉन्जी था अनिल जी, और उसके अंदर इन लोगों ने निवेश की राय दी है। तो अनिल जी मेरी आपसे गुजारिश है, जो सोशल मार्केट इन्फ्लुएंसर ने अनिल जी इस पर वर्ल्ड के अंदर अनिल जी रिकमेंड करा है, उनके अनिल जी नाम उजागर होने चाहिए अनिल जी पब्लिकली, और सरकार को उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए अनिल जी। अपने पैसे लेके तो अनिल जी कोने कर गए और उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट करा गए लोगों की। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए आदमी अगर अपनी मर्जी से कराए वो तो एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर अगर इस तरह से कर रहे तो शायद बिल्कुल उसी पर सरकार की तरफ से एक्शन होने की तैयारी में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब आप ही कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट लेने के पहले ऐसा सोचेंगे, देखेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे, और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं करने जैसा नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं अनिल जी, उनका अनिल जी नहीं अनिल जी, अमिताभ बच्चन जी का तो खुद का स्टेटमेंट है, वो खुद अनिल जी लीगल ओपिनियंस ले रहे हैं कि कल को कोई दिक्कत ना हो। और अनिल जी ये बड़े लोग तो अनिल जी इनके पास तो पूरा स्टाफ होता है, टीम होती है, लीगल टीम भी है। ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर अनिल जी जो सुबह पेन बेच रहा है, शाम को कुछ और बेच रहा है, फिर क्रिप्टो बेच रहा है, उसको काफी दिक्कत होगी अनिल जी। ओके, अगर वो कुछ एंडोर्समेंट छोड़ दे, ना करना चाहें, तो आप ओपन है बंसल जी, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। अनिल जी देखिए, मेरा तो ना वो साइज है ना कुछ है, और अनिल जी हमारे तो एक चीज अनिल जी, आई एम नॉट फॉर सेल अनिल जी। अनिल जी हर चीज की एक कीमत होती है, जिस दाम पर ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे हैं अनिल जी, ये अनिल जी उन्हीं को शोभा देता है अनिल जी, आई एम नॉट फॉर सेल। ओके जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बाकी चीजों का पता नहीं, लेकिन अनिल जी कद में बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं हमारे बंसल जी। हाँ ये तो बात सही, अमिताभ बच्चन जी का। हाँ ये बात है, लंबाई तो मतलब हमारे पैनल में सबसे ज्यादा किरण जी की भी अच्छी है वैसे, किरण जी और बंसल जी लगभग बराबर के होंगे मेरे ख्याल से। ओके चलिए बढ़ते आगे। निवेश की तरफ पहला कदम रखने से पहले रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें। मसलन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि नहीं, लिया तो कितना, इमरजेंसी के लिए फंड बनाया है कि नहीं, बनाया तो कितना। वेल्थ मैनेजमेंट के पहले रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों पर आपको जानना समझना जरूरी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। रिस्क मैनेजमेंट का 3 स्टेप प्लान आज शाम का मनी गुरु का हमारे विशेष शो साथ देंगे हेमंत रुस्तगी, वाइज इन्वेस्ट के एडवाइजर्स के CEO। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास भी लगी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है, क्यों ETF के जरिए निवेश पॉपुलर होते जा रहे हैं। हमारा साथ देंगे मेरे एसेट मैनेजर्स के ETF सेल्स के प्रमुख उमेश कुमार डाइला साहब। ये हमारे साथ जुड़ेंगे 6:40 पर, इनसे भी होगी हमारी मुलाकात। ये है आपके लिए बिल्कुल एक्शन वाला आज शाम का। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन 10,000 फेसबुक ग्रुप के खिलाफ US कोर्ट में पहुंची, और वजह यह है कि प्रोडक्ट्स का फेक रिव्यू का धंधा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि भारत समेत कई देशों में खुलेआम से चल रहा है। और फेक रिव्यू का ये धंधा कैसे आपका नुकसान करवाता है और कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि कोई रिव्यू फेक है या असली, पूरी बात बताएंगे। रिव्यू की दुकान फेक पकवान रिव्यू की दुकान फेक पकवान, वाह क्या बात है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक में तीसरे देश को जोड़ने की योजना का भारत ने किया है विरोध। ये सीपेक क्या है, कौन सा देश सीपेक में शामिल होना चाहता है, भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, सीपेक में तीसरा कौन, ये हमारी एक और कवर स्टोरी जो जरूर आज शाम को आपको देखनी है। फाइनल क्लोजिंग 16,641 पर, निफ्टी पर 157 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी 36,783 पर 375 अंक ऊपर, और सेंसेक्स 547 पॉइंट ऊपर फाइनली बंद होता दिख रहा है, और डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट ऊपर है, 175 अंक ऊपर नेस्डेक फ्यूचर से। समाचार समाप्त हुए। फाइनली अब कल का दिन है, बड़ा दिन है जो निकालना है, निकालेंगे कल। आज रात की फेड की मीटिंग भी है, कल मंथली एक्सपायरी भी है, और अच्छी बात है कि इस बार मंथली एक्सपायरी पे ज्यादा अलर्ट और एक्सीडेंट आशु जी ने बताया नहीं, है ही नहीं और हुए भी नहीं है। तो आप सबका धन्यवाद। आशु जी विशेष धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।